मेरे अकाउंट में मैंने एक दिन देखा 1,71,000 रुपए क्रेडिट हो गए हैं कि यार इतना पैसा शायद गलती से आ गया होगा। तो वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी शेयर मार्केट की जर्नी। मैंने पापा जी को बोला कि मैंने 1,70 का 3-4 कर लिया है, अब आपका पैसा वापस ले लो। 2020 तो ऐसा था कि मैंने आईफ़ोन वगैरह खरीद लिया था। एसबीआई 150 पे भी मैंने बाय किया। मैंने इंडसइंड बैंक को 300 पे बाय किया। और ये स्टॉक में खरीद लिया आपने? टाटा मोटर्स को 112 रुपए पे बाय किया, 74 पे भी बाय किया था। फिर जो मेरी जर्नी वहाँ से एक ग्राफ नीचे आया है, तो ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख रुपए मैंने मुश्किल से 2 महीने में गवा दिए। स्टॉक मार्केट इज़ अ गुड प्लेस। यहाँ पे सबके घर नहीं बिकते हैं, कुछ लोग घर खरीदते भी हैं। अब बहुत सारे लोग आ गए हैं इस फील्ड में अवेयर करने के लिए भी। काफी स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं और जेन्युइन वाले भी बहुत हैं। तो यही बोलूँगा, वेरीफाइड पीएनएल इज़ द ओनली ऑप्शन। मैंने ओपन पोजीशंस करके भी दिखा दिया और मैंने ट्रेड्स भी दिखाए मेरे जनवरी से लेके अभी तक के। साल के सारे ट्रेड्स दिखा दिए मैंने 4-6 महीने के दिखा दिए। इतने में तो एक आइडिया मिल गया लोगों को, इतने में मिल जाएगा 4-6 महीने में कि कितना मैं परसेंटेज ऑफ बुक कर रहा हूँ, कितना क्या मैं टारगेट कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। बट 90% ऑफ माई ट्रेड्स आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ओनली। हेलो अतुल सर। हेलो, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। तो मैं तो बोलता हूँ आप पहले ये बताओ कि आप क्या करते हो, स्विंग करते हो, ट्रेडिंग? सबसे पहले हाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ। तो बेसिकली मेरा नाम अतुल पटेल है और मैं फुल टाइम स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मैं ऑल्सो थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन में भी हूँ, एज अ पार्ट टाइम उसको बोल सकते हैं। अदरवाइज मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। आप लोग ने शायद नाम नहीं सुना होगा, बहुत छोटा गाँव है, बगासपुर बोलते हैं हमारे गाँव को। बहुत यूनिक सा नेम है थोड़ा सा, बगासपुर, बट देयर फ्रॉम आई बिलोंग। एंड जबलपुर मेजर सिटी हम लोग का, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ एमपी से। और मैं 2019 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पिछले 4.5 साल 5 साल कह सकता हूँ मैं। व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 20 का था, तब से स्टार्ट हो गया था मेरा इन द कैपिटल मार्केट्स। तो मतलब ऑप्शंस में ट्राई किया? स्टार्ट हुआ था इन स्टॉक्स में। उस टाइम पे सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट नहीं था कि लोग ऑप्शंस के बारे में बात करें। उस टाइम पे बस ये था कि मार्केट ऊपर नीचे, तो हम बस यही सुनते थे। तो स्टॉक्स में मेरी शुरुआत हुई थी और एक अच्छे खासे ब्रोकर में मेरा डीमेट अकाउंट ओपन हो गया था। तो वहाँ से फिर मैंने जो मेरी स्कॉलरशिप आई थी 7,000 रुपये, उस 7,000 रुपये को यूज़ करके मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी अपनी। तो पहले स्टॉक खरीदा या ऑप्शन खरीद के? वो स्टॉक खरीदा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्टिव ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं था एफएनओ होता क्या है। मुझे ये पता था कि शेयर ऊपर जा रहा है, शेयर नीचे जा रहा है, बस इतना जानता था मैं। तो डेल्टा कॉप था, आईटीसी, इन पे मैं स्टॉक्स पे ट्रेड करता था बस। बाय कर लिया, प्रॉफिट आए तो सेल कर दिया, इस टाइप से। तो अभी तो आप फुल टाइम ट्रेडर हो बेसिकली, बट आप तो अभी बहुत छोटे हो, तो इतना कैपिटल कहाँ से है पहले तो हमें को वो बताओ। घर वालों से शुरुआत करूं कि किसने इंट्रोड्यूस कराया मुझे मार्केट में? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो लोग बोलेंगे कि मुझे तो इंस्टा पे पता चल गया है, ट्विटर पे। अब उस टाइम पे ऐसा था कि एक्चुअली मैं 12th फेल हूँ, सबसे पहले तो बता दूं। तो कोई गालियां मत देना कि भाई 12th फेल करके कहाँ से कहाँ। ठीक है, तो ये होता है कि 12th फेल मैं सीबीएसई स्कूल से पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में। सबकी तरह मैंने भी पीसीएम ले लिया और मुझे मैथ्स का एम भी नहीं आता था, बट ले लिया क्योंकि हमारे इधर ट्रेंड है कि पीसीएम ले लोगे, जेडबल निकाल लोगे तो अच्छे कॉलेज के बाद मुंबई पुणे चले जाओगे, जॉब मिल जाएगी। वो तो सोसाइटी ने ट्रेंड बना रखा है, एक सेट है वो, सिस्टम सेट है। तो हो गया, चलो ठीक है, ले लिया। और एग्जाम्स हुए तो फेल हो गए। अच्छा। ठीक है, मैथ्स में मेरे 2 नंबर आए थे। वो भी मैं गिवन लिख के आया था। तो मेरे पापा जी ने मुझसे बोला कि जितना टॉपर्स छोड़ के आते हैं उतना तो तुम करके आए हो। ये बात थी ना। तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो सबने बोला, घर वालों ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है, हो गया अभी कर लो। तो चलते रहा नॉर्मली। और साथ ही साथ फिर जैसे करके निकल गया दूसरी बार में 12th और कॉलेज में आ गए। तो गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की प्रिपरेशन चालू कर दी। हमारे यहाँ ट्रेंड सेट है कि आप बड़े होगे, 12th तक पढ़ोगे, बीएससी या फिर बीई करोगे और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाओगे। वही एक स्टेटस है हमारे इधर। ठीक है, तो मैं प्रिपरेशन करने में लग गया और उसी टाइम पे हमारे घर के जस्ट बगल में ही सुनील चाचा है, मेरे एक चाचा हैं, ही इज अ टीचर बेसिकली प्रोफेशनली। तो ही वाज ट्रेडिंग सिंस लाइक फ्रॉम द 2010। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनका मार्केट्स में। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि कुछ शेयर मार्केट, शेयर बाजार होता है, बोले तुम किया करो, दिन भर फ्री रहते हो। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ से मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि होता क्या है शेयर मार्केट। और ये था ना कि ऑलरेडी फेल तो हो गए थे। तो अब ये पड़ा था कि कुछ तो कर लें, कि एटलीस्ट घर वाले कुछ, उनको लगे कि हाँ कुछ करने लगे। नहीं तो हमारे क्या है कि मेरे फादर हैं, खेती किसानी हम लोग की। अच्छा।
हमारे इधर फार्मिंग होती है सबसे ज्यादा, हम लोग फार्मिंग ही है, पूरे गांव हमारा खेती किसानी करता है। फार्मिंग अभी भी होती है? अभी भी होती क्या है। हुआ तो ये है, उसमें ये होता है फिर कि अगर आप नहीं पढ़ लिख पाए तो आपको ट्रैक्टर दिला दिया जाएगा अच्छा। और आप जाके खेती किसानी करो। बेसिकली दिस इज द ट्रेंड। सही है। जो पढ़ गया निकल गया बाहर चला गया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आ जाओ, ट्रैक्टर दिला दिया जाएगा आपको और आप शुरू करो खेती किसानी। तो ये सही ट्रेंड बात है। है। तो वो मुझे करना नहीं था, मुझे ये था कि मुझे घर से बाहर रहना। मैं हॉस्टल में रहा हूँ एक्चुअली, फ्रॉम द 7th क्लास टू 12th। तो हॉस्टल में था तो घर पे मेरा मन लगता नहीं था, क्योंकि हमारी वही आदत थी कि किसी से कोई टोकना रोकना नहीं, हमें हाँ। जो करना है हम तब करेंगे। और बॉयज़ के बीच में बॉयज़ हॉस्टल था, तो वही था, तो फिर मन नहीं लगता था। तो देखा हमने शेयर मार्केट वगैरह कुछ होता है, और उस टाइम पे ग्रेजुएशन चल रही थी, मैं 21 का हुआ। अच्छा। तो उस टाइम पे मेरे अकाउंट में मैंने एक दिन देखा 1,71,000 रुपये क्रेडिट हो गए हैं। मैंने बोला यार ये कहाँ से छप्पड़ फाड़ के इतना पैसा आ गया। तो आई वाज लाइक कि यार इतना पैसा शायद गलती से आ गया होगा। अच्छा। मैंने पापा जी को बोला कि इतना पैसा आ गया है मेरे अकाउंट में, पता नहीं किसने डाल दिया है। तो बोले किसी ने नहीं डाला, ये LIC की जो पॉलिसी है जो मैच्योरिटी पे मिलती है, तो उसका पैसा आपको आ गया है। ओके। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम पे मैं और मेरा 9 फ्रेंड हम लोग साथ में ही रहते थे। तो मैंने इसको ही बताया, मैंने कहा चल कुछ खाते पीते हैं, अच्छा पार्टी तो कर ही लेते हाँ, हैं। तो सही हम बात लोग है। गए उस दिन बाहर, कुछ खाया पिया हम लोग ने। और फिर मैं ये सोच रहा था इस पैसे का करूँ क्या। तो मैंने बोला पापा ये वापस कर दे देता हूँ, आप रख लो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तू शेयर बाजार वगैरह सीख रहा है, ये मार्केट वगैरह तो देख ले, उसमें लगे तो डाल ले पैसे। तो मैंने कहा ठीक है यार, अच्छा है, चलो मिल गया पैसा। तो फिर वहाँ से मेरा छोटा भाई है, उसने बोला कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, गेमिंग लैपटॉप। तो उसमें से 30-40 हज़ार रुपये का एक बेसिक सा लैपटॉप लिया। ठीक है, ये बात है 2019 के एंड की, है ना। अच्छा, बट आपके पापा को ऐसा स्टॉक मार्केट के बारे में पता था कि ये अच्छी जगह है, क्योंकि शेयर मार्केट वैसे ही बहुत बदनाम था हाँ पहले की हाँ हाँ जनरेशन हाँ के हाँ लिए। हाँ हाँ। तो उनने ऐसे हाँ कैसे बोल दिया कि यार ये पैसा आया है LIC से जोड़ जोड़ के तो पैसा आया नहीं, है, उनकी अच्छी डाल दे। बात यह है कि ना कि वो हर चीज़ में सपोर्ट किया उन्होंने। उन्होंने ये अच्छा। नहीं देखा कि ये बुरा है, उन्होंने ये देखा कि अब वो इतना जानते थे एक्चुअल में। हमारा एक बिजनेस भी है, दुकान भी है किराने की हम लोग की। ओह, तो वो सही है। इतना तो समझते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि हम्म। शेयर मार्केट कुछ होता है, अगर वो नहीं है तो देश की इकोनॉमी नहीं है। इतना वो ओह, सब चीज़ें जानते हैं। तो सही वो बात प्लस है। पॉइंट था, तो उन्होंने बोला करो, इसमें करो, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी शेयर मार्केट की जर्नी, और फिर मैंने वहाँ से सीखा कि क्या होता है ये सब बाय सेल वगैरह। तो LIC के पैसे से स्टॉक मार्केट में हो गई अच्छी वाली एंट्री। हाँ हाँ हाँ। तो वहीं से फिर स्टॉक्स खरीदना चालू। बेसिकली पहले स्टॉक मैंने 7,000 रुपये से, जो मेरी हाँ कॉलेज हाँ। की स्कॉलरशिप थी, 7,000 रुपये आए थे, तो उससे मैंने स्टार्ट किया था। हम्म। मतलब LIC के पहले, पॉलिसी के पहले मैं जान चुका था कि मार्केट क्या होता है। अच्छा। फिर मुझे फंड मिल गया था। फंड अब मिल ये गया। जनवरी की बात आ चुकी थी 2020 की। लैपटॉप खरीद चुका था मैं, ठीक है, 2020 की बात थी। मैं दिन भर लाइब्रेरी में बैठा रहता था, पढ़ता था, मतलब ये गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन हाँ। करता था। बट मेरी बुक्स बंद रहती थी और कैंडल्स को मैं दिन भर देखता था, बस मैं चार्ट्स देखता था अरे। कि ये होता क्या है। तो वहाँ पे उस टाइम पे, आज बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम्म। बहुत सारे लोग बना रहे हैं एजुकेशनल कंटेंट, बट उस टाइम पे आई गेस 2020 के पहले 2-3 नाम ही थे जो अच्छा कंटेंट डालते थे रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट। तो वहाँ से मैंने सीखा। उनमें से कुछ नाम है, फिनोवेजन्स है, रचना मैम, 2-3 लोग हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उनसे सीखा मैंने कि क्या होता है। वो लोग बहुत पहले से ही हैं, हाँ, कर रहे हो, बहुत पहले से अवेयरनेस है, फैला रहे हैं। बेसिकली लाइक दे आर द पिलर्स ऑफ द कंटेंट क्रिएशन इन द ट्रू। स्टॉक मार्केट। हाँ, तो तो मैं ये वहाँ से बोलूँ कि हाँ। जैसे 20 जनवरी से आप ये सब करने लग गए थे, हम्म तो पैसा डाल दिया था क्योंकि 20 मार्च को मतलब 2020 क्रैश 2020 आया की था। मार्च को क्रैश हुआ था। हाँ हाँ हाँ। तो उसके पहले पैसा लगा दिया था, उसके बाद लगाया? नहीं नहीं, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। मैं 5,000 रुपये मंथली खर्चा वाला, मतलब एकदम से तो मुझे समझ में नहीं आया, बस डीमेट में पैसा पड़ा था। अच्छा। मैं ट्रेडिंग 5-10 हज़ार से ही करता था, और वो भी मैं डेल्टा कॉप हो गया, हाँ। क्योंकि मैंने ये पढ़ा था राकेश झुनझुनवाला सर, RK दमानी, इनके पोर्टफोलियो में डेल्टा कॉप है। तो मैं भी हाँ। बस डेल्टा कॉप को ट्रैक करता था कि इन दोनों के पास है तो कुछ तो होगा उसमें। तो ऐसा था। तो अच्छा, आपको ये पता था कि ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हाँ, हैं तो ऐसा? मैंने सर्च किया कि पैसा एक्चुअल में कमाते हैं कि नहीं, पता चला अच्छा। ये लोग कमाते हैं। पहले मैंने सोचा मैं तो कुछ वो प्रूफ ले लूँ ना, कि मेरे आसपास तो कोई था नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उस वजह से मैंने देखा कि हाँ, कि ये लोग कमाते हैं, और वो भी ऐसे-ऐसे स्टॉक्स हैं। तो मैंने पोर्टफोलियो में देखा डेल्टा कॉप दोनों के पोर्टफोलियो में कॉमन है। तो मैंने डेल्टा अच्छा। कॉप निकाल लिया कि ये मैं भी लूँगा भाई, जब इतने बड़े ये बिग बुल हाँ। शार्क्स दे रखे हैं। तो वो था, पैसा डीमैट में था, कोई यूज़ नहीं था। और पढ़ाई जो मैं कोचिंग जाता था, ऑफ कोर्स हाँ। MPPSC की कोचिंग से 2 बजे के आने के बाद लाइब्रेरी में बैठता था, जब तक मार्केट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता था। तो मैं बस देखते बस रहता था कि चल क्या रहा है। फिर ऐसे ही मैंने धीरे-धीरे सीखा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है। अभी भी मैं ऑप्शंस में बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, एंड ओके। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट,
शायद हो जाता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता आपके सामने। तो मुझे फ्यूचर्स के बारे में पता चला कि स्टॉक फ्यूचर्स क्या होते हैं। मद्रास ट्रेडर, ही इज़ द गाय। ओके। हाँ, तो उन्होंने मैंने उनका यूट्यूब चैनल देखा कि वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग फिर मुझे इंट्रोड्यूस हुआ कि स्विंग ट्रेडिंग भी कोई चीज़ होती है और फ्यूचर्स में हम कर सकते हैं कि हमारा 1 लाख रुपए 5 लाख हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मार्जिन। हाँ हाँ और उस टाइम पे और ज़्यादा मार्जिन था। हाँ, अभी पहले तो और रिसेंटली फिर सेबी ने किया है। तो वहाँ से पता चला कि शॉर्ट सेलिंग होती है, बाइंग होती है, ये सब चीज़ें पता चली। तो मैंने यूट्यूब पे ही 2-4 एनालिसिस देखे, जब तक मार्केट ऑलमोस्ट लॉकडाउन लग चुका था। 24 मार्च की डेट है ये। अच्छा 24 मार्च को मैंने देखा मोदी जी ने बोला 21 दिन का लॉकडाउन है। हाँ अगले दिन मैंने देखा मार्केट 10% के लोअर सर्किट पे। हाँ तो मैंने बोला भाई मैं नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग, ये क्या हो रहा है ना? जो मेरे 7,000 रुपए डेल्टा कॉप पे डले थे वो ऑलमोस्ट आधे। तो मैंने बोला भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक साथ भी चले गए तो मेरे पापा जी बोले कि भाई डुबा दिया पैसा, वैसे ही तो फेल होके बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है और पैसे और डुबा रहा है, ठीक है? ये हुआ। तो शॉर्ट सेलिंग तो थोड़ा बहुत जान चुके थे। तो मैंने कहा करते तो हैं यार, सब लोग बोल रहे हैं कि पावर ऑफ स्टॉक्स हैं उस टाइम पे। ये भी बोल रहे थे कि सेलिंग करो। ओके सेलिंग नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़े लाइक काइंड ऑफ वो हो कि यार सेलिंग नहीं कर रहे हो ऐसे मार्केट में, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो थोड़ा मुझे बूस्टअप मिला कि चलो सेलिंग करते हैं थोड़े से कैपिटल के साथ। तो मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपए पे मैंने इंडसइंड बैंक का एक लॉट शॉर्ट किया 1100 की लेवल पे। अच्छा और मुश्किल से 15 दिन के अंदर वो 600 चला गया। मेरा कैपिटल दोगुना हो गया। तो वहाँ से मुझे बूस्टअप मिल गया कि यार यहाँ से कैपिटल तो बनता है, प्रॉफिट तो होता है स्टॉक मार्केट में। और वो बिगनर्स लक था किसी और के बेसिस पे। हाँ ठीक है, शॉर्ट सेल किया मैंने, एसबीआई को शॉर्ट सेल किया। अच्छा हाँ, तो शॉर्ट सेल करके मेरा 3-4 लाख रुपए हो गया यहाँ से। मैंने पापा जी को बोला कि मैंने 170 का 3-4 कर लिया है, अब आपका पैसा वापस ले लो, है ना? ताकि अब मैं प्रॉफिट पे ही ट्रेड करूँगा, अगर लॉस हुआ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं तू रख ले, तू कर तेरे को जो भी करना है। और अच्छा है तूने 170 का 3 किया है तो 3 का और अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे-ऐसे धीरे जर्नी चली और वहाँ से एक पॉइंट आया कि लॉकडाउन का लाइक गेम चेंजिंग था। और उसी टाइम पे फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया। अच्छा हाँ, जो मैं सीख चुका था लाइक 6-8 महीने तो मुझे उस टाइम पे हो चुके थे। तो मैंने प्रॉफ़िट्स वग़ैरह मैंने दिखाया कि मर बनता है मार्केट से पैसा। और वो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मैं लोगों को बताऊँगा। मुझे अपने कज़िन्स को, रिलेटिव्स को बताना था कि हाँ मार्केट से पैसा बनता है, आप लोग भी करो, पढ़ाई के साथ-साथ। हमारे यहाँ क्या है ना कि इवन 28 आप लोग काफ़ी यंग हो, मैं आप लोग के यहाँ ऑफ़िस में देख रहा हूँ। हाँ हमारे यहाँ 28-30 की एज तक भी लोग सिर्फ़ प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। फैमिली पे डिपेंड रहते हैं, कोई इनकम नहीं होती है। तो मैं बस उनको ये बताना चाह रहा था कि साइड में आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो और अपने खर्चे निकाल सकते हो एटलीस्ट। तो ये चीज़ थी। बट लेकिन एक वो प्राउड फीलिंग तो घर वालों को भी आई होगी। अब वो भले ही 12th में फेल हुआ जो भी हुआ, लेकिन यार 170 का अगर 3-4 कर हाँ, सकता है हाँ, तो हाँ। कुछ तो कर ही लेगा ये। अब पापा जी इतना तो समझदार थे, वो समझ गए थे किस्मत का खेल है, 4 दिन की चाँदनी वाला काम है। तो उन्होंने बोला बेटा इतना बन गया है ना, रख लो अब इसको अच्छे से करना। अभी जो हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे इधर स्कैम भी हुए हैं ग्राउंड लेवल पे। ओके अब तो ऑनलाइन चलते हैं, तो मेरे पापा जी ने ही बताया था कि ग्राउंड लेवल पे इतने स्कैम हुए हैं कि कोई आता था बड़े शहर से, बोलता था हम आपका पैसा शेयर बाज़ार में डालेंगे, ये कंपनी है और सब लोग 1-1 2-2 हज़ार रुपए उस टाइम पे डालते थे, ये 1990s की बात है। ओके और वो 2-4 महीने तक सबसे फंड्स इकट्ठा करके और गायब, कभी वापस ही नहीं आते थे। अरे बाप और रे। उनका पता करते थे तो बोलते थे पैसा डूब गया मार्केट में। वो स्कैम हुआ था 1992 वाला। हाँ 1990 में आए, पैसा दिया इन लोगों ने, हाँ 1-2 साल इनने डाला था कि 2-4 साल में निकाल लेंगे। स्कैम हुआ और सबका पैसा डूब गया। तो वहाँ से ये था कि हमें एग्ज़ाम्पल्स मिलते थे सोसाइटी में, इसका घर बिक गया, इसकी ज़मीन बिक गई, कभी मत घुसना इस चीज़ में। बट फिर भी मेरे फ़ादर ने मुझे मोटिवेट किया, बेटा करो अब खोने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। ये तो जर्नी यही में करो। फादर का आपका काफी बड़ा रोल रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और बट इसमें मैं जानना चाहता हूँ वो लोग ने शेयर खरीदे थे या उनने बस ऐसे ही स्कैम उनको कर दिया कि पेपर बोला? पे था, उनको इवन स्टॉक्स के नाम भी नहीं पता है। सहारा स्कैम जैसे हो गया, हाँ ये बहुत सा उनको उसमें तो नाम मेरा भी पता पैसा भी नहीं गया होता है। था। अच्छा आपका भी है? वो क्या हुआ था तब शायद नोटबंदी भी आसपास कुछ तो था। हाँ, 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 तो हाँ। ऐसा था कि मैंने यार गुल्लक में इतने सारे पैसे पड़े थे 16-17 का, मैंने बोला ठीक है यहाँ पे बढ़िया रिटर्न मिल रहा है अच्छा, डाल अच्छा देते आपने भी हैं। मेरे बचपन के गुल्लक के पैसे चले गए वो। सारा इससे के पास अच्छा है। तो बट उनने अगर स्टॉक्स ले लिए होते तो फिर तो वो खतरनाक वैल्यू के हो जाते आज। नहीं, पता ही नहीं चला कुछ क्योंकि उसने बाय किए भी नहीं किए। अच्छा हाँ, बट उसने ट्रस्ट गेन किया ना कि हमारा शेयर मार्केट नया था ना उस टाइम पे। हम्म ऑफ कोर्स एलपीजी की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हाँ पूरे मार्केट्स बाहर से इंडिया में आए। तो उन्होंने यही बोला कि बाहर की कंपनीज़ आ रही हैं, इनमें डालेंगे पैसा। फिर पता ही नहीं चला और ना कोई बात करता है आज तक उसके बारे में। तो वहाँ से फिर भी उन्होंने बोला अब तो ऑनलाइन है,
हाँ अब कोई सेबी जैसी चीज भी है, हाँ। तो अब वो सब चीजें नहीं होंगी। तो उन्होंने बोला कर बेटा। अच्छा, ये था। काफी न्यूज़पेपर के थ्रू वो काफी पढ़ के अवेयर है एकदम सब चीजों हाँ के बारे हाँ में। हाँ, मेरे घर पे न्यूज़पेपर, मैं मुझे याद नहीं कब से आ रहा है, और न्यूज़ दिन भर चलती है। मेरे अच्छा, दादाजी मेरे पापा दिन भर न्यूज़ देखते हैं, ये चलते रहता है। तो उन लोग की अवेयरनेस के कारण मैं अवेयर हो गया। तो ये था चीज़ें। ये तो बहुत सही बात है। बट मेरे को एक इसमें ये एक दिक्कत लगती है कि हुँ। जिसका बिगिनर्स लक बहुत बढ़िया होता है ना, हाँ, हाँ। उसको आगे बहुत लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि पहली बिल्कुल। बार में ही अगर आपका निशाना बढ़िया हो जाता है तो हुँ, फिर हुँ। आप और कॉन्फिडेंट हो ओवर जाते हो, कॉन्फिडेंट हो पैसा जाते हैं। ज्यादा लगाते हो, हाँ, हाँ, और वही उसमें सबकी हाँ। नैया उल्टी हो जाती है। हुआ, मेरे साथ भी हुआ, 2021 में ही हुआ। अच्छा, 21 में ही हो गया। 21 में ही हो गया। 2020 तो ऐसा था कि मैंने आईफ़ोन वगैरह खरीद लिया था कि पैसा आ गया है। 11 उस टाइम पे लॉन्च हुआ था आई गेस। हाँ, 11 मैंने ले लिया, बस कि यार फ़ोन आईफ़ोन है, फिर तो अभी सोसाइटी फ्लेक्स में मार आप ही रहे थे। एकदम ऐसे दोस्तों के बीच में तो पूरा माहौल हो हो गया गए होगा। थे, सबके फ़ोन आते थे, अतुल भाई हमें भी बता दो, हमें भी बता दो। तो मैं किसी से मिलता-जुलता भी नहीं था, मैं नयन और हाँ, मैं हम लोग एक रूम लेके जबलपुर में रहते थे। हम लोग बस खुद का काम करते थे, हम लोग मिलते-जुलते भी नहीं थे। अच्छा। हमें पता था कि यहाँ पे सबको अभी पहले हम खुद सेटल हो जाएँ, फिर दूसरों को बताएँगे। हुँ। तो 2021 में फिर ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए, ऑप्शन बाइंग से। उस टाइम पे 7-8 लाख रुपए थे मेरे पास। अच्छा, और यार ये तो हो काफ़ी गए अच्छा थे, अमाउंट है यार शॉर्ट मतलब। सेलिंग में। नहीं, फिर मैंने क्या हुआ ना, एसबीआई 150 पे भी मैंने बाय किया। मैंने इंडसइंड बैंक को 300 पे बाय किया। और ये टाटा स्टॉक में खरीद लिया आपने? टाटा मोटर्स को 112 रुपए पे बाय किया, 74 पे भी बाय किया था। मतलब फिर मैं ज़ी बिज़नेस देखता था ना, हाँ। तो उस टाइम पे ये था, वो अनिल सिंह भी बोलते थे, "जो मिले उठा लो, जो मिले उठा लो, ये ऐसा टाइम है।" तो मैंने कहा मैं ऐसे ही स्टॉक्स लूँगा जिसको मैं जानता हूँ। तो हुँ, टाटा की गाड़ी मैं ऑफ कोर्स देखता था, मैंने कहा टाटा मोटर्स ले लेते हैं। हुँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने एसबीआई देखा हमारा, तो एसबीआई हमारे इधर सबसे बड़ा बैंक है, हाँ, तो एसबीआई ले लिया मैंने, ये हुआ। तो वो ऐसा था कि फिर जो रिकवरी मूड आया बुल रन, उसमें फिर मेरा कैपिटल डबल हुआ। मतलब एसबीआई में उतना नहीं बना, इंडसइंड बैंक 600, वो 236 का लो था, मेरा 300-400 पे हाँ, बाइंग थी, मैंने 700-800 पे फिर बेचा। तो अच्छा, वो बिगनर्स 7-8 इस चक्कर में हो गए मेरे। और मैं जॉब भी करता था, एक प्राइवेट जॉब थी, एंजेल वन में मैं जॉब करता था। अच्छा एंजल वन में ही करते थे? एंजेल वन में एक फ्रेंचाइज़ी थी हमारी लोकल, उन्होंने ली हुई थी, सब तो ब्रोकर मेरा होगा। अकाउंट ओपनिंग का काम था। मैं सबको कॉल करके जो अकाउंट ओपनिंग करता था, तो मुझे प्रोसेस बतानी थी। उस टाइम पे, हाँ, अब तो 10 मिनट में हो जाता है, तभी 1 हफ्ता लग जाता था। अच्छा, वीडियो कॉलिंग, हुँ, केवाईसी, तो मेरा काम ये था। मुझे 14,000 रुपए महीने मिलते थे। उससे ज़्यादा तो तो आप स्टॉक मार्केट से कमाते हाँ, थे। बट ये था ना कि मैं सीखने के लिए गया था, बट हुँ, काम मुझे उल्टा मिला अकाउंट ओपनिंग कराने का। बट मैंने कहा ठीक है, फिर भी करते हैं। हुँ, तो वहाँ पे जो बॉस थे, उनसे मैं सीखते रहता था। उस टाइम पे उनका 2-3 सीआर का पोर्टफोलियो था। ओके, तो मेरा टार और मैंने देखा कि उनका 2-3 गुना उनका आराम से, और अब तो पता नहीं वो कहाँ होंगे। तो उस टाइम हाँ, पे मेरा भी ये था कि यार एक बार वो 1 करोड़ बन जाए ना, तो मज़ा आ जाएगा फिर तो मार्केट में, क्योंकि हम बुल रन देख रहे थे। हुँ, हाँ, फिर ऑप्शंस पे जब इंट्रोड्यूस हुए, तो कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो किया, कुछ टेलीग्राम पे टिप्स वगैरह ली कि 10 का कॉल ₹100 गया है। फिर जो मेरी जर्नी वहाँ से एक ग्राफ नीचे आया है, तो ऑलमोस्ट ढाई 3 लाख रुपए मैंने मुश्किल से 2 महीने में गँवा दिए। ओके, हाँ, तो मैं जॉब इसलिए मैंने सोचा था कि छोड़ दूँ, बट फिर मैंने नहीं छोड़ी, कि हुँ, एट लीस्ट मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो जॉब के पैसे से कवर हो रही है, बाकी हाँ, मार्केट का पैसा मुझे मार्केट में ही डालना है। तो मैंने फिर नयन को, मेरा फ्रेंड है, उसको इंट्रोड्यूस कराया मार्केट्स में। हुँ, तो वो भी, उसको मैंने स्टॉक्स में ही कराया, लेकिन मैं तो अब ऑप्शंस में देख ही रहा था चीज़ें। बट धीरे-धीरे समझ में आया कि ऑप्शन बाइंग मेरे लिए तो नहीं है। मैंने लगभग 1 साल ऑप्शन बाइंग में बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा। दिन-रात हुँ, कैंडल्स को देखा, दिन-रात रिस्क मैनेजमेंट क्या नहीं किया मैंने। बट समझ में आया कि मेरी मेंटालिटी शायद उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि मैं, ये मेरे लिए चीज़ नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने देखा कि मैं, पैसा मेरा कहाँ बना है। मैंने पीएनएल ओपन की, अपस्टॉक्स पे मेरा अकाउंट था हुँ, उस टाइम पे। पीएनएल मैंने ओपन की 2020 की। फिर मैंने देखा कि यार मेरा पैसा स्विंग ट्रेडिंग में ही बना है। शॉर्ट हुँ, सेलिंग करके भी बाइंग भी किया है, तो मैंने 1-2 महीने स्विंग ट्रेडिंग ही है। हाँ, फिर मैंने स्विंग ट्रेडिंग का बेस पकड़ा, और मैंने छोड़ दिया कि ना ऑप्शंस, ना आपको, ना सेलिंग, ना बाइंग। सिर्फ करना है तो आप स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग कर और यूट्यूब पे मैं ग्रो कर रहा था, तो वो हुँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला लोगों का, हुँ, कि हमें भी ऑप्शंस में लॉस हुआ है, आप स्विंग ही सिखाओ। तो मुझे लगा कि चलो, मैं अकेला नहीं हूँ जो सिर्फ हुँ, ऑप्शन बाइंग में लॉस कर रहा है। तो वहाँ से यूट्यूब की भी जर्नी स्टार्ट हुई, कंटेंट क्रिएशन, फिर इनकम थोड़ी-सी अच्छी आने लगी, बिकॉज़ फिर सब ब्रोकर में रजिस्टर हुआ काफ़ी लोगों के साथ। ओके। तो थोड़ी-थोड़ी इनकम आई, तो फिर चलती रही जर्नी, फिर आगे ही बढ़े, फिर पीछे नहीं मुड़ के देखा कभी, ऐसा होता गया। और वहाँ से आप फुल टाइम ट्रेडर हो वहाँ गए? से ट्रेडिंग, हाँ, बीच में ऐसा नहीं है, बीच में ऑफ कोर्स चैनल मेरा हैक हुआ था, ओह! तो ऑलमोस्ट मेरे 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स 1 साल तक 2.5 लाख ही थे।
मैं ऐसा देखता था कि व्यूज 2-4 हज़ार आने लगे थे, 50,000 से सीधा 2-4 हज़ार। तो वो इम्पैक्ट मेरी ट्रेडिंग पे भी पड़ा, क्योंकि मेरी एक हैबिट बन गई थी। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा है ना कि एक हैबिट में आ जाता है, वो मेरा पैशन बन गया था कि मुझे जो मैं सीख रहा हूँ मुझे सिखाना है लोगों को, कैसे भी मुझे लोगों को बताना है कि स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप विदाउट एनी स्ट्रेस आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो मैं उसके पीछे लग गया था, और काफ़ी इसके बीच में मुझे बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले जिसने मुझे पुश भी किया कि यार करो, आप अच्छा कर रहे हो। एटलीस्ट हमारे एरिया में नहीं है, हमारा नरसिंहपुर, जबलपुर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है अभी भी, बहुत ज़्यादा है। लोग जानते ही नहीं है अभी भी कि शेयर मार्केट होता क्या है। आप उस टाइम पे ऐसा था, हम लोग से ये पूछते थे, जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स हैं वो बोलते थे भाई 10,000 रुपए हैं, तू मुझे दिन का 1,000 रुपए प्रॉफिट करा दे, उसमें से 500 तू ले लेना। तो इस टाइप से मुझसे मेरे साथ बातें होती थी कि तो अभी भी वही मेंटेलिटी चलती आ रही है बिकॉज ऑफ ऑप्शन बाइंग। बट धीरे धीरे पीपल आर गेटिंग अवेयर कि आपको सिस्टमेटिक तो काम करना पड़ेगा, आपको स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग जैसी चीज़ों में आना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू स्टे इन द मार्केट। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी भी अवेयरनेस जो है आप ट्राई करते हो फैलाने की आपकी कम्युनिटी बहुत में? ज़्यादा। मैंने रिसेंटली ऑफिस ओपन किया अपना, ऑफलाइन क्लास एक्चुअल में। ओके। मैंने एनआईएसएम सर्टिफिकेशन किया पहले तो, कि मैं एक्चुअल में सर्टिफाइड हो जाऊँ। हाँ। फिर मैंने ऑफलाइन क्लास ओपन की। ओके। हाँ, मैंने इक्विटी रिसर्च पे किया एनएसएम लेवल 8 का। फिर हाँ। मैंने ओपन किया है ऑफलाइन क्लास। तो मुझे यही बताना था, ऑफलाइन क्लास करने का रीज़न ये था, मुझे अपने लोकल पीपल को अवेयर करना है ओके। दैट स्टॉक मार्केट इज़ अ गुड प्लेस। यहाँ पे सबके घर नहीं बिकते हैं, कुछ लोग घर खरीदते भी हैं। तो ये मुझे बताना था, तो उसके लिए मैंने ये काम किया हुआ है। बाकी ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा 90% जैसा कि सेबी की रिपोर्ट में भी था, हाँ। पीपल आर लूजिंग। तो मुझे तो लगता है 99.99% आर लूजिंग। वो 0.1 तो शार्क्स हैं बहुत ज़्यादा, जिसका अच्छा हाँ। कैपिटल है, दे आर मेकिंग। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि इन्वेस्टर्स के अलावा, जो अच्छे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के अलावा कोई और कमा रहा होगा पैसे। बट इस बीच में मेरे को अवेयरनेस में भी दो इशू लगते हैं कि अब बहुत सारे लोग आ गए हैं इस फील्ड में अवेयर करने के लिए भी। काफी स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जेन्युइन वाले भी बहुत हैं। बट इसमें एक लेमैन, अगर मैं आ रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है ना, जब आपने जैसे आपने बताया कि 10,000 रुपए लेके आ रहा हूँ मैं, मेरे को पता ही नहीं कौन सही है कौन गलत है। और ऊपर से अगर आपने देखा ही होगा रील्स चलाते वक्त, तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो स्क्रीन रिफ्रेश मार रहे हैं, ऐसा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, सामने कैश रखा हुआ है, जबकि सब कुछ ऑनलाइन होता है। फिर भी कैश रख रखा है। एक क्लिक दबाया तो पैसे की बारिश हो गई। बट ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप, हाँ, हाँ, वहां पे हाँ। हम टिप देंगे, ऐसे खरीदो वैसे खरीदो, हम सब बताएंगे। हीरो जीरो और बहुत सारी चीजें। तो एक जो लेमैन आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ऐसे किस पे सब, मतलब किस पे ट्रस्ट करूं मैं। तो ऐसे टाइम पे आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, या हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, तो फिर उनके थ्रू आप कैसे मैं तो बताना यही चाहोगे? बोलूँगा, वेरीफाइड पीएनएल इज़ द ओनली ऑप्शन। क्योंकि अब तो ऐसा है कि वेरीफाइड पीएनएल अगर कोई शो कर रहा है तो वी कैन ट्रस्ट कि यार ये एक्चुअल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। अदरवाइज अब इंडियंस में क्या है ना, हम बहुत सीधे साधे काइंड ऑफ अ थिंग होते हैं कि हमें पैसे कमाने की बहुत जल्दी होती है, तो हम हाँ। नंबर ऑफ फॉलोअर्स को देख के ट्रस्ट करते हैं। किसी के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो उस पर हम ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, भले ही उसका नॉलेज कम हो 100 के सामने। हाँ। बट हम वो नंबर ऑफ फॉलोअर्स देख के ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर मेरे 10 सब्सक्राइबर भी हैं और किसी के सामने 1 लाख हैं, तो 1 लाख वाले पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, भले ही वो बस रील्स पे पॉपुलर हुआ है। तो ये ट्रस्ट गेन वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। और आजकल इंस्टा पे बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इंस्टा पे आई गेस पेज ग्रो करना सोशल मीडिया का थोड़ा सा ईजी है। व्यूज़ आ ही जाते हैं, कुछ भी कंटेंट आप शो ऑफ करो और व्यूज़ आ जाते हैं। बट यूट्यूब पे ग्रो करना उतना पॉसिबल नहीं है। जैसा आप लोग का मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट क्वालिटी है, इस वजह से ग्रो कर रहा है। कोई नया यूट्यूबर अभी आएगा विदाउट एनी नॉलेज या कोई ऐसी चीज़, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। आपको कुछ यूनिक कंटेंट या आपको एक्चुअल में बताना पड़ेगा दैट यू आर रियली प्रॉफिटेबल, तब जाके आप आगे जा पाओगे। मतलब हमारा तो इस केस में थोड़ा अलग ही सेटअप हमने लोगों के लिए ही ज्यादा किया हुआ है, क्योंकि मतलब मेरे को यहाँ पे हमारी कंपनी का गोल ही है, क्योंकि हमें 2-3 दिक्कतें लगती है। एक तरफ क्योंकि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है इस पूरे सिनेरियो में, सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है। मतलब 11,28,000 करोड़ तो सिर्फ गवर्नमेंट कमा रही है, 11,28,000 करोड़। वो नंबर्स भी नहीं पता हमें, जीरो जीरो हमें कितने भी नहीं लगेंगे पता, आप नहीं ये लगेंगे। देखो। राइट। मैं और वो बोल रहा हूँ, और फिर साथ में ब्रोकर्स कमा रहे हैं, गवर्नमेंट कमा रही है, बस जो रिटेलर्स हैं उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है उनके साथ, उनका कैपिटल वाइप आउट हो जा रहा है। तो हमारा तो गोल यही है कि हम तो ऐसा सबसे ऑप्टिमम या सबसे कम कॉस्ट पे जो लर्निंग होती है, हम हमारे
तरफ से प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है जो हमने लगाया हुआ बस उसका एक कॉस्ट रहता है, राइट राइट। लाइक 400 रुपीज में हमारे सारे बेसिक कोर्स है कि जो एक बेसिक नॉलेज जो आपको चाहिए वो तो मिल ही जाएगी। बट आपके केस में मेरे को एक ये लग रहा है कि आप तो एक तो 2-3 चीजों में आप बहुत सही डिसीजंस ले लिए आपने कि एक तो पता पड़ गया कि ऑप्शन बैंक मेरे लिए नहीं है, वो जल्दी थोड़ा सा तो फटाफट आपने स्विच कर लिया। तो मेरे को तो ये बताओ, इस पूरे माहौल में आप तो एक तो 19 से सब करने लग गए, तो फिर ऐसा गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाने का टाइम मिला है या आप तो पूरा ट्रेडिंग में रह गए? इस टाइम पे ऐसा था कि बस हमें दिन भर यही पता था कि पैसा कमाना है, इसके अलावा हमारे दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं था। बस हम कार्स की वॉलपेपर्स और घर का ये लगा के रखते थे, ये बंगलो और ये कार, बस हमें ये पता था। बीच में काफी लोग मिले, अच्छे दोस्त बने, अभी भी दोस्त हैं, लड़के भी हैं लड़की भी हैं, और काफी पुश भी किया उन्होंने। एक दो लोग ऐसे आते हैं ना आपकी लाइफ में जो आपको, वो फैमिली सपोर्ट तो रहता है आपको, बट एक्चुअल ट्रुथ फैमिली को नहीं पता होता है। अब आप यहाँ मुंबई में हो, आपकी फैमिली को शायद वहां नहीं पता होगा कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है या कहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हो। हम सब कुछ घर पे नहीं बता सकते हैं, तो वहां पे कोई ऐसा बंदा रहता है जो आपको पुश करता है थोड़ा सा, तो वो सबके साथ होता है। तो मेरे साथ भी हुआ, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो उन्होंने किया मेरे को सपोर्ट तो बहुत है। मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तभी जाके मैं हो गया। और मैंने अकेले भागने की कोशिश नहीं की, इसलिए भी मैंने सबको साथ में लेके चला कि मैं अकेले नहीं भागा। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया अबाउट द ट्रेडिंग, अबाउट यूट्यूब एंड एवरीथिंग, तो मैं उनको भी साथ में लेके चला। अब उसमें से जो सीरियस था तो आ गया साथ में, वरना अभी भी लोग बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं वो भी। तो ऐसा, तो उस वजह से उसमें मुझे पता चल गया कि कौन मेरे साथ आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। वो अभी भी मेरे साथ है, और अभी भी साथ? हाँ, फ्रेंड्स हैं मेरे और अच्छे दोस्त भी हैं, तो सब लोग साथ में अभी। ये मेरे को मतलब ऐसा लगता है ये क्वालिटी अब अभी भी इंडिया के विलेजेस में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ है कि जो यूनिटी वाली चीज है कि भाई साथ में रख के चलना है, मतलब ये शहरों में देखने को नहीं मिलती है। अरे नहीं मिलता है, आप उल्टा बोल रहे हो। गांव में तो और ज्यादा टांग खींचते हैं लोग। क्योंकि शहर में तो ऐसा ना कि यहाँ पे तो मैंने देखा, अगर आपके फ्लैट के ऊपर ही कौन रह रहा है आपको नहीं पता होगा। होगा पता कैसे तो लेना देना नहीं है, लेना देना। मैं इतने दिन से यहाँ देख रहा हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सबको पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, किसका लड़का क्या कर रहा है, किसकी लड़की क्या कर रही है, और जो चीज होती है उसको 10 चीजें बढ़ा चढ़ा के बोली जाती है। अब मैं अगर शेयर मार्केट में हूँ तो मुझे ये नहीं बोला जाएगा मैं ट्रेडर हूँ, मैं सट्टा खेल रहा हूँ। मुझसे लोग क्या पूछते हैं, आज कितना जीते? मैं बोलता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय जीते? आज कितना जीते, आज कितना हारे? भाई ये ट्रेड काट दें क्या? मैंने बोला काट दें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काट दें? सेल कर दो, नहीं काट दें, वो नहीं होता है। और वो आप जैसे, मेरे इवन बहुत क्लोज कजन है, बहुत अच्छे हैं, कजन्स हैं, नाम नहीं लूंगा मैं टू बी, और तो बहुत अच्छे, यू नो हमारी सोसाइटी में उनका एक एग्जांपल है कि बी लाइक हिम, इनके जैसा बनना है, हर चीज में अच्छे। एंड मैं आपको एज्यूम कर रहा हूँ कि आप वो कजन हो, ठीक है? मेरे को गाली दोगे मतलब? नहीं गाली नहीं दे रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, नहीं आई एम रिस्पेक्टिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने बहुत अच्छा किया, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है? आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, आपको पता है कि आपका भाई ट्रेडिंग करता है, बट आपने मुझे नहीं बताया, है ना, कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। आपको कोई नॉलेज नहीं है, बट फिर भी नहीं बताया, क्यों? क्योंकि आप मुझसे छोटे हो, आप 12th फेल हो, मैं कहाँ पढ़ने वाला, आप कहाँ पढ़ने वाले, है ना? ये क्लोज रिलेशंस में होता है ना? आपने ऑप्शन बाइंग की, आपने हेजिंग वगैरह पता नहीं कहाँ से सीख के की, आपने लॉस ले लिया। सडनली मुझे एक दिन मैंने देख लिया लैपटॉप पे, नॉर्मल मिलना जुलना की ट्रेडिंग चल रही है, तो मुझे पता चला अच्छा आप भी ट्रेडिंग करते हो। मतलब मुझे मेरे दूर दोस्त के पता है, 7 समुंदर वालों पार का पता है कि वो ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन मुझे घर में या फिर अगल बगल घर वालों में पता नहीं चल रहा है। फिर आप पब्लिक में जाके बोल रहे हो आपको लॉस हो गया, कुछ नहीं है इसमें फ्यूचर, सब फालतू है, वो भी ऐसे ही कर रहा है, कुछ नहीं है, सब लॉस मेकिंग है। मतलब आपको सक्सेस नहीं मिली तो सामने वाले को मिल गई, तो नहीं वो फेल है, मैं जो कर रहा हूँ वही बेस्ट है, मतलब आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है, बाकी जो सब कर रहे हैं दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो अभी भी रिश्तेदारों का वही परसेप्शन नहीं, अब परसेप्शन चेंज है, अब चेंज हो गया। अब फिर मैंने उसके बाद ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स बढ़े, कुछ अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी हम, मतलब ऐसा था कि 1 लाख रुपए मेरा महीने का स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा, बिकॉज बुल मार्केट का इफेक्ट था, तो कैपिटल अच्छा ग्रो हुआ, वो मिला। फिर मैंने खुद के भी उस टाइम पे क्या था, यूट्यूब से भी अच्छा मुझे बूस्टअप मिल गया, तो वहां से भी कुछ इनकम हुई। और जो मेरी जॉब थी तो मैंने स्विच की, मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला, मैंने जॉब नहीं क्विट की। मेरे पापा जी का बोलना था कि एक सेफ चीज रखो, उनको मतलब वो हमेशा दिमाग में चलते रहता था कि ये ऐसी फील्ड है, फिक्स्ड इनकम नहीं है वहां पे, ये वो किराने की दुकान वाला सेटअप है, हाँ, मेरे डेली इनकम आनी चाहिए, राइट, मंथली खर्चे आपके, मतलब मंथ में आपको एक सैलरी मिलनी चाहिए। तो मेरे दादाजी ने भी बोला एक ऐसी फिक्स्ड इनकम ऑफ सोर्स रखो, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वो आपका बैकअप प्लान रहेगा जब कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैंने जॉब नहीं क्विट की, मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया और मेरा पैकेज भी 70-80 हज़ार हो गया।
अच्छा, और अरे सही। जो हमारे इधर से JEE में भी और जो IIT वाले भी थे बेचारे, तो वो लोग भी, उनको भी इंटरेस्ट आया, तो हाँ। उनको भी मैंने बताया। तो वहाँ से एक चीज़ और क्लियर हुई कि ज़रूरी नहीं है कि आप 12th में 90% हैं आपके तो आप ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट कर लोगे। हाँ। यहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो जो लोग भी देख रहे हैं, जो मेरी तरह फेल हुए थे या फिर जो थोड़ा-सा स्टडीज़ में मीडियम या थोड़ा उस लेवल पे हैं, तो डोंट थिंक लाइक कि टॉपर्स ही सब कुछ करेंगे लाइफ में। और हम एक मिडल बेंचर होते हैं ना स्कूल में, फ्रंट बेंचर्स को सब जानते हैं, हाँ। पढ़ाई में अच्छे होते हैं। बैक बेंचर्स को सब जानते हैं, मस्ती करते हैं। जो मिडिल बेंचर्स है, हमें हमारे टीचर्स नाम तक नहीं जानते थे। भाई मैं मिडिल बेंचर ही था। सेम गो सेम पिंच। तो मतलब मतलब ऐसा कॉलेज होता के था बाद ना। मैंने बदल दिया सब फिर। हाँ, उसके टाइम फिर वो टाइम आता है ना कि अपना टाइम आएगा। हाँ, वो क्या खुन्नस बढ़ जाती है यार कि साला ऐसे कैसे हाँ, रह नहीं गए पीछे। मतलब सोसाइटी में क्या बात हो रही है भाई, या तो उनके जैसी बन जाओ या तो उनके जैसी बन हाँ। जाओ, कुछ तो कर लो। मतलब हमारे 5-6 तो सब्जेक्ट होते थे, 2-3 टीचर हमारा नाम भी नहीं जानते थे। अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो मुझसे ही पूछते थे आपका नाम, मतलब मेरे पापा बोले यार तुम्हारा नाम भी नहीं जानते हैं भाई, तुम 6 साल से पढ़ रहे हो स्कूल में। हम इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे। तो बस बैक बेंचर्स और फ्रंट बेंचर्स की बात होती थी, हम बीच में कोई लेना देना नहीं है। हाँ। तो ये सबके साथ होता है, जो बीच में बैठता है उसका हाँ। किस ना वो पढ़ाई में अच्छा, ना वो मस्ती में ना अच्छा। मस्ती में अच्छा। हाँ, और वही लोग आगे जाके फोड़ते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। नहीं मैंने अभी फोड़ा नहीं है आप वो। नहीं नहीं नहीं, बहुत करोगे आप, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बढ़िया। मेरे को इसमें ये पूछना है कि एक तो जब अब इतनी सक्सेस मिल गई तो देखो आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी, तो जो सोसाइटी में वो जो बच्चे निकले होंगे जो नौकरी वोकरी सरकारी नौकरी ले ली होगी, तो उनकी एक स्टेबल लाइफ चल रही होगी, लेकिन आज आप उन लोगों से तो ज्यादा कमा रहे होगे। राइट राइट। और आपका ऐसा मतलब पोर्टफोलियो साइज उनसे ज्यादा बड़ा होगा, सेफ्टी मार्जिन बहुत अच्छा होगा। आप गाड़ी वाड़ी ले ली उसके बाद, या अभी ऐसा वो है कि कैपिटल पूरा उसको बढ़ाने में लगे? उस टाइम पे जो ऐसा था ना कि जो हमारे इधर से टॉपर्स का पैकेज नहीं था साल का, उससे महंगी तो हमने गाड़ी ले ली थी। तो उस टाइम पे ही हल्ला मच गया था। फुल तो माहौल। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, ठीक है, हम अच्छा कमा रहे हैं, हम स्टेबल है, मैं हैप्पी हूँ अपने साथ, मेरी कौन सी फैमिली गाड़ी लिया आपने सेटिस्फाइड पहले, है। तो मेरे को ये जानना है। XUV 300 है, महिंद्रा अरे की है। सही है सही ठीक है। है, 15-16 लाख की है, हाँ चलती है, अरे बहुत बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया गाड़ी। हाँ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, ऑफ कोर्स सबको चाहिए होता है। हाँ हाँ। हम पहले सोचते हैं कि 10,000 रुपये महीने मिल जाए, फिर 50 मिल जाए, बट जब उस स्टेज पे आते हैं तो अपने आप, अब जैसे कनेक्शंस बढ़ते हैं, अब यहाँ पे मैं आके देख रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी, और हमारे इधर ऐसा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो एक कंफर्ट जोन से और अपना जो सर्कल है वो अपग्रेड करना भी ज़रूरी है। अब मैं कंटेंट क्रिएशन में, ट्रेडर्स में जब मैं मिलता हूँ तो मुझे समझ में आता है अभी बहुत ज़्यादा रोड लंबी है, अभी कुछ भी नहीं किया हमने लाइफ में। तो मैं ठीक हूँ अभी, मतलब एक स्टेबल लाइफ में ठीक रह रहा हूँ, मेरी फैमिली सेटिस्फाइड है मैं जो कर रहा हूँ। हाँ, तो इतना तो मैं कमा लेता हूँ कि सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब सोसाइटी में प्रूव हो गया है कि हाँ, मार्केट कि सही है, यू पैसा कैन मेक बनता योर है। करियर इन ट्रेडिंग एज वेल। हाँ, और ये लड़का कुछ तो कर रहा है। कुछ तो कर रहा है। तो आपका उदाहरण देते होंगे कि देते हैं, शायद देते हैं, मेरे सामने तो नहीं देते हैं। पीठ पीछे देते होंगे, देख उनका जो भी है, लड़का। बस मैं ये चाहता हूँ ना कि वो कुछ करें, बस क्या है यार, मैं उस फेज से गुजरा हूँ ना कि 12th फेल होने के बाद बहुत नॉर्मल चीज़ है आजकल की, सब पास होते हैं, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म। और मैं सबसे बेस्ट स्कूल में था मेरे गांव से, कोई नहीं था। 1 लाख रुपए साल की फीस थी मेरे स्कूल की, हॉस्टल की। हमारे यहाँ 1 लाख तो शायद साल की किसी की अर्निंग भी होती है, क्योंकि फार्मिंग इतना ज़्यादा भी नहीं होता है और स्ट्रगल है। तो फिर भी मेरे पापा ने भेजा कि 1 लाख रुपए और ऊपर सब बुक्स और ये तो सब लगना ही है खर्चा। तो मुझे सबसे बेस्ट में भेजा और मैं ही फेल होके आया, बाकी सब गांव के बच्चे पास हो गए। तो वो क्रिटिसिज्म भी आज भी याद आता है, तो थोड़ा सा लगता है कि यार अब गलती तो मेरी थी, उसमें क्या ही बोलना, तो लोग तो मजाक बनाएंगे ही। तो मतलब बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये चीजें कहीं ना कहीं पुश बहुत ज्यादा देती है Point लाइफ है, में। पॉइंट है। क्योंकि मेरे को भी ऐसा आपकी स्टोरी से मैं भी थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी ड्यूरिंग द स्कूल पीरियड ऐसे कोई मार्क्स नहीं आते थे अच्छे, या तो ना एकदम खराब आते थे, मिडिल बेंचर वाली हालत थी अपनी। वही वाली। तो ऐसा था कि कहीं रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा है यार, अच्छा अच्छा, मतलब वैलिडेशन ही नहीं मिल रहा है कि क्या ही कर रहे हैं हम, मतलब वही भीड़ का हिस्सा है, मतलब या तो कुछ तो एक्सट्रीम्स पे जाना पड़ेगा। तो भाई मैंने बोला अब तो 12th में मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे और अपने सूरत से आ जाएंगे बॉम्बे भाई पढ़ने। अरे वाह, ऐसा लगना चाहिए। तो ऐसा मतलब मेरे आ गए थे 12th में 91% आ गए थे मेरे। अरे वाह। तो मेरे घर वालों को विश्वास नहीं हो कि मेरे 91 आ गए। वही बोल रहे 4 बार रिजल्ट चेक कर ले भाई, सही है कि नहीं। CBSE में? हाँ CBSE में। कौन सी फील्ड थी आपकी? मेरा एंटरप्रेन्योरशिप लिया था मैंने, कॉमर्स विद एंटरप्रेन्योरशिप। अरे वाह, बढ़िया है।
तभी उस फील्ड में भी अच्छा कर लिया। हाँ, फिर मैं बॉम्बे आ गया, फिर वहां से पूरी जर्नी बदल लाइफ गई। चेंज हो गई। हाँ। हाँ, ये है कि आप वहीं होते वो कंफर्ट वाले लेवल पे तो हाँ, शायद इतना नहीं कर ये मेरे को पाते। लगता है कि शहर से बाहर निकलना बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा, जरूरी है। घर तो छोड़ देना चाहिए। घर छोड़ ही दो। छोड़ ही देना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि क्यों छोड़ दें मम्मी पापा के साथ, अरे भाई फिर बाद में तुम अच्छे घर में लेके आओ ना उन्हें। हाँ। पहले वो बीच के कुछ साल निकल जाओ, थोड़ा सा स्ट्रगल देख लो। मैं भी क्या था, हमारे इधर इंदौर सबसे बड़ी शहर है एमपी में, हाँ। तो मैं इंदौर चला गया था मैं। अच्छा, इंदौर मुझे से। समझ में आ गया यहाँ पे मैं कोई पुश करने वाला नहीं है, और वो पुश नहीं कि कोई बोल रहा है। आसपास जब मैं देखूंगा लोगों को तो अपने आप ऑटोमेटिकली मुझे पुश हाँ। मिलेगा। तो मैं इंदौर चला गया था, बिना कुछ सोचे समझे मैं निकल गया। तो वहां जाके फिर मैंने और देखा और क्रिएटर्स को देखा, तो पता चला कि अभी हम कुछ भी नहीं है, बहुत हाँ। छोटे हैं। अभी यही हो रहा है। अब मैं बॉम्बे आने का तो प्लान नहीं है मेरा, मैं इंदौर जबलपुर में ही रहूंगा। बट वहां मुझे अब सभी लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना है, उन लोगों को मेरे साथ लेके चलना है। इंदौर से काफी सारे अच्छे अच्छे फेमस नाम भी है कंटेंट क्रिएटर्स में, जो हाँ, ट्रेडर हैं। हाँ, बहुत सारे। सुपर ट्रेडर लक्ष्य भी। लक्ष्य सर, वो हमें सतना से हैं शायद, वो उनसे भी मैं मिला हूँ, अभिषेक सर से मिला हूँ। हाँ, अभिषेक सर तो भी दे है। आर लाइक आइडल फॉर मी। मैंने हम्म। उनको देखा है कि एक छोटे शहर से, क्योंकि हम्म। हमारा बहुत, शायद आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे ये नाम, सतना, हाँ। जबलपुर नहीं सुने होंगे। जबलपुर सुना है मैंने, वहाँ सुना पे होगा वो भी। माइनिंग काफी होती है। हाँ, हाँ। तो ये थोड़ा बहुत है, बाकी चल रहा है अभी, ठीक है। तो सही है। अभी पोर्टफोलियो साइज कितना हो गया आपका? ठीक है अभी अगर आप मारो नहीं मेरे को बता दो। अभी ठीक ठाक है। एक लॉन्ग टर्म वाला मैंने लॉक करके रख दिया था, बाकी तो मैं स्विंग ट्रेडिंग पे ही थोड़ा बस सा इतना फोकस बता, वो रहता। अभी करोड़ वाला मार्क दूर है या पहुंच गए? वो तो कब का हो गया था। अरे फिर तो सही है। नहीं, वो बहुत तब हो गया था। फिर वो उस टाइम पे मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट लॉक कर दिया था लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में, लॉन्ग टर्म अच्छा। के लिए अच्छे स्टॉक्स में, मिड कैप ब्लू चिप में, और वो सेफ है। वो भी मेरे पापा जी के कहने पे कि अच्छा। कुछ एक बैकअप प्लान बना के चलो, उतना सेफ रखना। मेरे पापा जी को क्या है ना कि हमारे इधर जमीन खरीदने का बहुत ज्यादा क्रेज रहता है। जैसे बॉम्बे में फ्लैट ले लिया, हाँ। है ना। अच्छा, बॉम्बे में फ्लैट ले लिया? नहीं, मैंने अच्छा, नहीं ऐसे लिया, क्रेज बता रहा हूँ, मैं क्रेज नहीं लेने बता। वाला। इतना महंगा, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। ठीक है, जैसे फ्लैट ले लिया किसी ने तो बहुत अच्छा रहा कि भाई उसका पर्सनल घर है। किसी ने कार ले ली, आज कोई ऑडी बीएम में, तो यहाँ पे नॉर्मल देख रहा हूँ। हाँ। हमारे इधर तो हफ्ते में एक ऑडी दिखती है ना। हाँ। तो ऐसा है कि उन्होंने बोला कि जमीन लेनी है, तो ये बोलते रहते थे कि उनको ये था कि बहुत अच्छी करनी है जमीन हमें, अच्छा। क्योंकि खेती किसानी हमारे इधर छोड़नी जितनी है। ज्यादा जमीन उतना ज्यादा फायदा। मेरा हाँ। छोटा भाई भी है ना एक्चुअल में, अच्छा। हम लोग दो भाई हैं। तो वो तो भी उनका क्या ये कर रहे कहना है एक बाहर रहो एक घर पे रहो, हैं? ओके। तो अच्छे रिलेशंस भी चलेंगे और वो फैमिली अच्छे स्टेबल सब हाँ। रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो अभी एग्जिस्टिंग फार्मिंग और वो जो बिजनेस है किराने वाला, वो हाँ, देख रहे हैं। मेरा छोटा भाई और मेरे पापा जी दोनों संभालते हैं, और उन्हीं की वजह से मेरे छोटे भाई ने बहुत सेक्रीफाइस किए। मतलब वो हाँ। 15-16 की उम्र से ही दुकान पे बैठ रहा है मेरी। और मेरे पापा जी खेत जाते थे तो वो दिन भर दुकान पे बैठता था, तब जाके मुझे इतनी फ्रीडम मिली कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। अगर मुझे बुला लेते वापस कि नहीं हाँ। तो आना है तो आना है, ये घर की जिम्मेदारी उठाओ, तो शायद मैं नहीं कर वो पाता। एक बेटे को ये सेक्रीफाइस करना देना पड़ता है, और उनको सबको लगता है कि घर पे ही है, बट उनके हम्म। सेक्रीफाइस के बिना किसी का कोई नहीं निकलता है। मेरी दादी को जैसे पैरालिसिस है, ओके। पैरालाइज्ड है वो। ओके। हाँ, तो अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी के हम्म। ऊपर है। अब पापा जी तो ऑलरेडी इतना बिजी रहते हैं कि वो कहाँ कहाँ टाइम दें। तो मेरा छोटा भाई है ना, एक पिलर है हम लोग के घर में, हम्म। सबका काम करता है वो, तो तभी हो पाता है। और मुझे कुछ भी हो जाए तो मुझे जाना नहीं पड़ता। आज मैं बॉम्बे में, अभी इसको लेके आया हूँ, एक्चुअली यहाँ नहीं लेके आया, अच्छा। ऑफिस में। अभी वो घूम रहा है, वो तारक मेहता का सेट देखने गया है। सोसाइटी, उसको फैन है, तो मैंने कहा घूम लो चलो। तो वो एक पिलर है जिसकी वजह से मेरा बेस बन गया अच्छा। तो घर पे मम्मी नहीं कहती अब बहू भी ले आओ? नहीं, अभी इतना कुछ प्रेशर नहीं रहता। रिश्तेदार बोलते हैं एज को देख के, बट मैं वही एग्जांपल देता हूँ कि मुझे अभी टाइम चाहिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है, करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अभी अच्छे से रिटायर कर दें पापा मम्मी को, अच्छे उनको सेफ कर दें कि हाँ आप अच्छे घर में रह रहे हो, कोई इनकम वाली वो टेंशन नहीं है कि ज़मीन इतनी हो तभी सेटिस्फेक्शन है। क्या है, अभी हमारे गांव में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फैमिलीज की ज़मीन बिक रही है, इतना ज़्यादा लोन पे, या कोई अच्छा। जो एक्चुअल में जुआ खेल रहे हैं, शराब की, ये सब बहुत ज़्यादा चलता है, जो हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि गांव में ये चलता है, अभी भी होता है हमारे और ये ग्राउंड लेवल जमीन पे। वो एक ही साहूकार ले रहा होगा जो ब्याज पे ऐसा देता है? वो साहूकार हम हैं। अरे भाई साहब। तो ब्याज पे पैसा आप ही दे रहे हो? हाँ, मतलब मेरे पापा जी से मैंने ये भी सीखा ना कि इनकम स्ट्रीम्स डिफरेंट रखनी है, तो किराना की दुकान, जमीन और ब्याज पे पैसे, लेकिन ट्रस्टेड लोगों को। वो नहीं कि गुजराती या मारवाड़ी हो गया? नहीं, हम हैं पटेल, बट हम हैं एमपी से ही। अच्छा, फिर हाँ, एमपी में भी पटेल होते हैं, से। काफी लोग मुझे बोलते हैं पटेल हो तो गुजराती। हाँ। तो उनसे मैंने सीखा कि डिफरेंट इनकम ऑफ स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जो सिर्फ एक इनकम पे रह गया हमारे इधर फार्मिंग पे, वो अच्छा कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, बट
जो डिजायर्स होती हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो शायद नहीं हो पा रहे हैं उनके। तो उनसे मैंने ये सीखा। वो साहूकार से मत करना भाई कि वो घर किसी का ले लिया, वो बढ़ा दिया। मतलब ट्रस्टेड लोगों को, हमारे क्या मामा मौसी मेरे गाँव में ही हैं। हाँ। हमारे क्लोज़ रिलेशंस गाँव में ही हैं हमारे, बहुत बड़ा गाँव है हमारा, अच्छा। 10-20 हज़ार तो पॉपुलेशन है एक गाँव की। हम्म। तो उनको देते हैं जिसको ज़रूरत है और वापस कर देते हैं थोड़ा बहुत परसेंटेज पे। हाँ, तो ये थोड़ा बहुत चलता है। परसेंटेज जरा कितना है वो? 1-2% नॉर्मल रहता अच्छा, है। मंथली ना? मंथली, ऐसा नहीं है कि 10-20, वो नहीं, हाँ। इतना तो फिर मैं मार्केट में ही क्यों आता, वहीं ना कर लेता। हाँ, क्योंकि मतलब मैंने सुना है ऐसा भी होता है। होता होगा, जो नहीं पढ़े लिखे रहते हैं उनके साथ होता होगा। हम्म। हमारे इधर ऐसा नहीं है, तो सब आप जानते हैं। अभी गांव में वन ऑफ द मेजर लैंड होल्डर्स में आ गए हो गया कि? ठीक-ठाक पोज़ीशन पे हैं, मेरे पापा जी कर रहे हैं, है उनका कि टॉप पे पहुँचना है। मतलब अच्छा। उनको एक स्टेबल वो चाहिए, एक रहता है ना जैसे हमारा हम्म। पोर्टफोलियो का साइज़ हाँ। हमें या फिर 1 सीआर करना है, या फिर तो उनका एक अमाउंट वो है कि इतनी एकड़्स ऑफ लैंड करनी है। तो उसमें मैं भी कंट्रीब्यूट अब कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। अब सब मिल के कर रहे हैं ना तो अच्छा हो रहा है अभी। सही। सिंगल फैमिली वो वाला नहीं है कि एक बंदा कमा रहा है और 4-6 लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अब हमारे इधर ऐसा है 4 लोग कमा रहे हैं, सभी कमा रहे हैं, मतलब हमारे घर में मम्मी हाउसवाइफ है, बाकी हम सब लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक चल रहा है अभी। इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, कंफ्यूज्ड हो कि कहाँ से शुरू करें? अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो एंड यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, देन स्विंग ट्रेडिंग इज फॉर यू। मिस्टर अतुल पटेल ने अपने स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में 2 सिंपल बट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी शेयर की हैं। तो आज ही लिंक के थ्रू एनरोल करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब आपकी स्टोरी तो सुन ली हमने, ऐसा एकदम छोटे से अब यहाँ पे आप सक्सेसफुल, ठीक-ठाक है, हाँ। ठीक ठाक चलो, मतलब एक अच्छी जर्नी चल हाँ, रही है हाँ, अभी हाँ। आपकी। हाँ, हाँ। तो इस अच्छी जर्नी की एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी अभी हम आपसे सीखेंगे, हाँ, हाँ, हाँ। ताकि हमारे व्यूअर्स की भी थोड़ी हेल्प हो कि हुँ, कुछ हम इस पॉडकास्ट बिल्कुल, से लेकर बिल्कुल। जाएं। बिल्कुल, एक ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या फिर कुछ एक ऐसा वो रहता है, जो सबसे ज़्यादा हेल्प किया, तो वो भी मैं शेयर करूँगा सभी व्यूअर्स के साथ, ताकि सब लोग सीखें। मुझे अकेले नहीं आगे बढ़ना है, एज़ आई सेड। तो हाँ। एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, मैं जो स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। और जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, अभी मार्केट आवर्स चल रहे हैं, हम्म। बट मैं नॉर्मल बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ। अगर मैं ऑप्शंस करता, तो शायद मैं नहीं बार-बार बट फ़ोन चेक करता या कुछ करते रहता। तो वो स्ट्रैटेजी या फिर वो एक ऐसा पर्टिकुलर सेटअप है, जो काइंड ऑफ अ पैसिव इनकम दे रही है मुझे, ओके। स्विंग ट्रेडिंग में। कैश में, नो फ्यूचर्स, नो ऑप्शंस, तो वो मैं शेयर कर ये देता हूँ पूरा आप लोग के कैश साथ, में? पूरा कैश में। ठीक है, डन। तो हाँ, अपन सेटअप लगते हैं। ठीक है। तो अतुल सर, बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की ओर। आज हम क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा एक बेसिक बता दीजिए कि क्या क्या कर रहे हैं। एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है ये, हुँ, हुँ, और कैसे स्ट्रैटेजी वर्क करेगी हमारी? हुँ। तो बेसिकली क्या है इसमें, ये इसको मैं बोलता हूँ 200 ईएमए स्ट्रैटेजी, 200 ठीक है? ईएमएस स्ट्रैटेजी। 200 ईएमए या फिर 1-2 स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ मैं, जल्दी-जल्दी बता दूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो 1-2 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैंने इतनी बैक टेस्ट कर ली हैं कि मैं यूज़्ड टू हो गया उन लोग के साथ। क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में पचासों स्ट्रैटेजीज़ बैक टेस्ट की, बट लोग 1 हफ्ते में गिव अप कर देते हैं कि इसने रिज़ल्ट नहीं दिया। तो जो भी देख रहा है तो प्लीज़ बैक टेस्ट करो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो। आप 6 महीने तो कम से कम उसको डेटा आप उसका कलेक्ट करो, एक जर्नल मेंटेन करो। जैसे ये जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, तो ये मैं पिछले ऑलमोस्ट साढ़े 3 साल से इसी के बेसिस पे ही स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ मैं। पूरा इसी के बेस पे मेरा ट्रेड्स होते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स मैं न्यूज़ फैक्टर पे, इलेक्शन बेसिस पे लेता हूँ, बट ओके। 90% ऑफ माय ट्रेड्स आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ओनली। तो हमें इसमें क्या करना होता है, जो चार्ट पैटर्न्स हम सीखते हैं एज़ अ बिगिनर, सबके लाइफ में स्टार्टिंग वहीं से होती है ट्रेडिंग की। कैंडल स्टिक सीख लिया, चार्ट पैटर्न सीख लिए। तो जो चार्ट पैटर्न्स आप सीखते हो ना, उसी का 90% गेम है यहाँ पे। वही 90% है, इसमें आपको फॉलिंग वेज या फिर बुलिश पिन इन पैटर्न है, 2 पैटर्न्स हैं बेसिकली। ओके। इन पे ही आपको फोकस करना है। तो जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ आपको एक बुलिश पेनेंट वाली स्ट्रेटजी, कि आपको सिर्फ चार्ट पैटर्न्स को सीखना है कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, ठीक है? ठीक। जैसे बुलिश पेनेंट क्या होता है बेसिकली, कि स्ट्रेट मोमेंटम मिलता है हमें, कोई भी स्टॉक में रैली आती है और वो एक वेज के अंदर फिर साइडवेज में ट्रेड करता है और फिर ये ब्रेकआउट देता है। तो ये जो ब्रेकआउट होता है, दिस इज आवर मेन पॉइंट, कि हमें इसको पकड़ना है ओके। कि ये जो मोमेंटम दे रहा है वो हमें मिस नहीं करना है कैसे भी करके। तो इसको कैसे पकड़ना है हमें और कैसे स्टॉक्स निकालते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं बताने वाला तो हूँ ये हो गया फ्लैग पैटर्न के बाद वाला जो मूव आना है। बेसिकली, जब वो फ्लैग फॉर्म हो जाता है तभी। हम्म। तो अभी जैसे सामने आपके बजाज ऑटो है, ठीक है? तो बजाज ऑटो पे मैं एग्जांपल दूँगा। दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेड कि जिसमें मेरा कैपिटल 2x 3x हो गया था। फ्यूचर्स में मैंने इस पे ट्रेड लिया हुआ था। अच्छा, तो ये अभी भी रैली कर रहा है। मल्टीप्लाई हो गया होगा फिर तो वो। ये कभी रुका ही नहीं है देखो। वो तो मैंने बीच में एग्ज़िट कर दिया था बिकॉज़ एक्सपायरी आ गई थी। नहीं तो ये रुका ही नहीं है कभी। और ऐसे अभी भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो एक्चुअल में आपने हमें मिलते इसमें रहते हैं। कितने पे एंटर किया था? इस पे ऑलमोस्ट लाइक 4000 के आसपास ये ब्रेकआउट लेवल जो थी। हाँ। अभी ये बहुत पुरानी बात है, ये 1.5 साल हो गया शायद इसको।
अच्छा, ये हाँ, वीक अब, हाँ वीकली साथ में टाइम आप फ्रेम टाइम फ्रेम भी बताते बेसिकली। जाइएगा। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको बुलिश पेनेंट पैटर्न ढूंढ लेना है, ठीक है। बुलिश पेनेंट या फिर फॉलिंग वेज, कोई भी एक फॉलिंग वेज या फिर बुलिश पेनेंट पैटर्न। ये पैटर्न हम कैसे ढूंढेंगे, स्क्रीन कैसे करेंगे पहले तो ये सारे स्टॉक्स? ये आपको देखो वीकली टाइम फ्रेम सबसे पहले तो मिल जाएगा, या आप एक वॉच लिस्ट ले लेना निफ्टी 50 की या निफ्टी 100 जो टॉप स्टॉक्स हैं, ओके। ठीक है। वन बाय वन अल्फाबेटिकली उनको आप रख लेना। अबाउट इंडिया आएगा, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, लाइक इस तरीके से आ जाएंगे। हाँ। वीकली टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है। वीकली से ना नीचे ना ऊपर, ना वन आवर ना डेली, कुछ भी नहीं, सिर्फ वीकली पे फोकस करना है हमें। और वीकली टाइम फ्रेम पे फिर हमें ये देखना है कि ये पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, जो ये फॉलिंग वेज या फिर बुलिश पेनेंट होते हैं, तो ये हमें देखना है। अब ये कैसे देखेंगे, तो ऑफ कोर्स आप या तो प्रिंट ले लो कि बुलिश पेनेंट क्या होता है, अपने टेबल पे दिन भर रखो उसको, आपको वो रट जाएंगे कि ये पैटर्न्स क्या होते हैं। जैसे अभी हमारे मुंह पे आ गया बिल्कुल कि कौन सा पैटर्न क्या है, हम देखते ही बता देंगे, क्योंकि हम ये सालों से देखते रहे, ये इसको हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, आपको आपकी वॉच लिस्ट पे वन बाय वन स्टॉक्स को स्क्रॉल करना है और ये देखना है कि उसमें फॉलिंग वेज या फिर बुलिश पेनेंट कोई भी एक पैटर्न अगर बन रहा है। ये सिमिलर है बिल्कुल, भाई बहन जैसे हैं, करण अर्जुन जैसे हैं ये बिल्कुल, कि कुछ ज़्यादा खास चेंजेस इनमें आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि बजाज ऑटो में 2020 का फॉल था, उसके बाद ये रैली मिली हमें। फिर यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी रैली आती है तो मार्केट ऑफ कोर्स टाइम स्पेंड करता ही है। यहाँ से जो रैली आई है, जब हम निफ्टी भी देखते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड जरूर करता है साइडवेज में, फिर एक रैली पेंडिंग रहती है। तो ये जो रैली रहती है ना, इसको हमें ट्रैक करते रहना है। अब जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे साइडवेज में स्टॉक ने चलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये डेटा मैं 1 मिनट ऐसे कर देता हूँ उसको। तो लेट्स एज्यूम कि अभी हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है ये, ठीक है। ये रैली मिली और ये साइडवेज में चल रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं अभी ये करंट मार्केट प्राइस है, अभी हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठे हैं जब स्टॉक ने ऐसा मोमेंटम कर दिया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न या फिर बुलिश पेनेंट, कोई भी आप बोल लो। हमें ट्रेंड लाइन सबसे पहले पकड़ लेना है और हमें ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है जो उसके रेजिस्टेंस जोन्स हैं, ठीक है। मैं एक मिनट ये ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं पर्टिकुलर पैटर्न को प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को मैं पहले तो ड्रॉ कर लूँगा। जैसे इसका ये रेजिस्टेंस हो गया और फिर इसका ये हो गया यहाँ पे सपोर्ट जोन, ठीक है। ये सप्लाई डिमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें सीखना। अब यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया इसने, ये रेजिस्टेंसेस फेस किए, मतलब यहाँ पे सेलर्स कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं जो मार्केट को नीचे यहाँ पे बजाज ऑटो को सेल कर रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे बायर्स भी हैं जो पुश कर रहे हैं इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को यहाँ पे देख लिया, मुझे कंफर्मेशन हो गया कि दिस इज द फॉलिंग वेज पैटर्न या फिर बुलिश पेनेंट पैटर्न। ये बेसिकली बुलिश पेनेंट पैटर्न है, ठीक है। अब जब ये स्टॉक ब्रेकआउट के वर्ज पे आता है, व्हेन इट इज कमिंग एट द ब्रेकआउट लेवल, तो हम उस टाइम पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या रहने वाली है। अब यहाँ पे जो विक्स होते हैं, विक्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर किसी भी कैंडल की जो बॉडी होती है ये नीचे निकले रहते हैं, ये विक्स होते हैं। तो हमें इस पर ट्रेड नहीं करना है, ये फेक ब्रेकआउट की तरह एक्ट करते हैं। जब भी कैंडल रेजिस्टेंस जोन के बाहर इस तरीके से क्लोज कर देती है, बॉडी उसकी क्लोज हो जाती है रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, जो भी उसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसने यहाँ पे क्लोजिंग जैसे ही दिया, ठीक है, उस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा कि उस पॉइंट पे जाते ही मैं इसका हाई मार्क करूंगा जैसे इसकी क्लोजिंग हो जाती है। इस कैंडल ने क्लोज किया, ये वीकली टाइम फ्रेम है, एक हफ्ता एक कैंडल बनाने में ले लेता है। अब मेरे पास क्या करना है, मुझे इसका हाई मैंने मार्क किया, मैं यहाँ से एक बार मार्क कर लेता हूँ प्रॉपर। अच्छा भाई, ये इसका मैंने हाई मार्क किया लाइक दिस, ठीक है। और इसकी प्रीवियस कैंडल का लो, इसी कैंडल का नहीं, इसके जो जस्ट प्रीवियस कैंडल है उसका लो हमें मार्क कर लेना है। जो ब्रेकआउट हुआ, इसने बॉडी ने क्लोजिंग कर दी, वाली कैंडल है उसका हाई और उसके पीछे वाली प्रीवियस कैंडल का लो, ठीक है। ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, ये क्या है हमारा एंट्री पॉइंट है। जैसे ही अब नेक्स्ट कैंडल इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक करेगी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एंट्री पॉइंट। ये हमें रनिंग कैंडल में ही बना लेना है और ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। जैसे मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ, यहाँ पे मेरी एंट्री है, ये है मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। जस्ट ये प्रीवियस कैंडल का लो, और मिनिमम मैं 1:2 यहाँ से प्लान करूंगा। इसमें टारगेट ऐसा नहीं है कि किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन हो, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई या फिर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल पे मिलूंगा तो ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं मिनिमम 1:2 यहाँ से प्लान करूंगा, ठीक है। ये 1:2 टारगेट के लिए वेट करूंगा। ये तो सामने आपको दिख रहा है कि ये टारगेट हिट हो गया है, तो लेकिन आप बैक टेस्ट करोगे, जब और चार्ट्स आप उठाओगे ना, उस पर सेम चीज़ इंप्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग कि आपको फीबो का कंफर्मेशन लेके थोड़ा सा इसको कर लेना है कंफर्म कि ये चार्ट पैटर्न एक्चुअल में वैलिड है कि नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं, ये बना पैटर्न, ये पेनेंट बना और स्टॉक नीचे आया
और फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो दिस इज नॉट द वैलिड पैटर्न। हमें क्या करना है, फिबोनाची का यूज करना है। ये फिबो मैंने लिया, ये टॉप से लेके 1 मिनट, ये फिबोनाची लेना है। फिबोनाची इज अ टूल जो एक रिट्रेसमेंट लेवल्स को इंडिकेट करता है। ये बॉटम से लेके, नहीं आया, ये बॉटम से लेके जहां से रैली स्टार्ट हुई है और टॉप तक मैं इसको रख लूंगा ना। इसमें बॉटम और टॉप क्या है, तो ये है हमारा बॉटम, बिकॉज यहाँ से रैली एक स्टार्ट हुई है, मतलब जहाँ से स्टॉक ने ना करेक्शन दिया ना यहाँ से सीधा अप मूव मिला है। फिर इसके बाद ये है टॉप, क्योंकि यहाँ से और हाई नहीं बना है, यहाँ से करेक्शन हो रहा है। तो ये बॉटम से लेके टॉप तक हमें फीबो रख देना है। और जो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है 0.5, इसको हम बोलते हैं गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल। अगर 0.5 पे टच करके अगर स्टॉक प्राइस वापस से अपसाइड मोमेंटम कर रहा है तो हम इसको ट्रेड करेंगे, तभी हमारा ये एक्चुअल ट्रेड कहलाएगा। अदरवाइज अगर ये मान लो स्टॉक इस तरीके से नीचे आ जाता और यहाँ कहीं से रिट्रेस करता 0.7 के लेवल से, तो फिर चांसेस है कि या तो ये फेक ब्रेकआउट की तरह एक्ट करता या फिर यहाँ से उतना अच्छा हमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो पैटर्न को आपको लेना है। सिंपल सा तरीका है, कोई खास नहीं है। यहाँ पे कोई इंडिकेटर भी मैंने यूज नहीं किया है, बेसिकली सिर्फ चार्ट्स का काम है, सिर्फ टेक्निकल बेसिस का। तो 0.5 से हमने देखा रिट्रेस कर गया था ये, तो फिर हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है। और इसी में एक चीज और हम कर सकते हैं कि जब ये 0.5 पे आ रहा है तो यहाँ पे भी हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग, ये थोड़ा सा रिस्की होता है, हो सकता है वापस से रिट्रेस कर जाए, बट यहाँ पे अगर ये कैंडल क्लोजिंग दे रहा है 0.5 की, ये जो लेवल है, ये जो ग्रीन लाइन है, तो यहाँ पे जैसे ये क्लोजिंग देता है ना, तो यहाँ पे भी हम कैश में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम ये तो कैप्चर करेंगे ही और ब्रेकआउट आए तो ये भी कैप्चर करेंगे। ये मैंने बजाज ऑटो में ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज बाई की, कैश में मैंने पहले बाई की हुई थी। ठीक है, कैश में मैंने बाई की, फिर ये मोमेंटम चला, क्योंकि रैली चल रही थी तो मैं होल्ड कर रहा था स्टॉक्स को। फिर ये जब ब्रेकआउट आया तो इस टाइम पे मैंने और क्वांटिटीज ऐड की। जैसे मुझे 1 लाख रुपए डालना है तो मैंने 20,000 रुपीज इस पॉइंट पे डाल दिया था। बाकी 80 मेरा सेफ था कि जब और अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं करूंगा ट्रेड। क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट आया, मैंने 80 के और यहाँ पे डिप्लॉय किया। अब मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया है 1 लाख रुपीज का। और यहाँ से जो रैली आई है मैंने इसको लगभग 2x किया था, क्योंकि मुझे 2 कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मिला था। इसके बाद आप देखो रैली अभी भी नहीं रुकी है, और मैं तो बीच में निकल गया था बिकॉज एक लॉट फ्यूचर्स का था, बाकी कैश का था। मुझे ये लगा 2x हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। निफ्टी 50 का स्टॉक 2x हो रहा है, हम तो 15% एक्सपेक्ट करते हैं कि साल में मिल गया बहुत है, तो उसने 2x रिटर्न दिया इस तरीके से। और एक और स्ट्रेटजी है 200 EMA स्ट्रेटजी, उसमें ये होता है कि सिर्फ 200 EMA के बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ सब कुछ। आपको अगर कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता है, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क नहीं करना आता है, सिंपल बिल्कुल प्लेन है, कुछ आपको एडिशनल चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है। आपको सीधा यहाँ पे जाके टाइप करना है EMA। अब जैसे आप EMA टाइप करोगे तो आपको कम्युनिटी सेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन ही दिख जाएगा, ये वाला EMA। ठीक है, आप जैसे ट्रेडिंग व्यू पे करोगे टाइप, तो ये ऊपर के टेक्निकल्स वाले नहीं, ये कम्युनिटी वाले आपको 20, 50, 100, इसको आपको सिंपली इम्प्लीमेंट कर लेना है। इस पे जैसे मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो ऑफ कोर्स बहुत सारी यहाँ पे लाइंस दिखेंगी हमें। अब यहाँ पे देखोगे कि रेड है, ऑरेंज है, स्काई ब्लू है, तो हमें इसके सेटिंग पे जाना है। एक सेटिंग करना है कि आप EMA के जब सेटिंग पे जाओगे तो आपको यहाँ पे जो प्लॉट स्टाइल दिख रहा है, हमें यहाँ से जो बाकी EMAs हैं इनको रिमूव कर लेना है। सिर्फ ये जो पर्पल है दिस इज 200। अच्छा, इसका भी मैं कलर वाइट रख लेता हूँ, विजिबल अच्छे से होगा। तो दिस इज आर 200 EMA। तो अगर हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे ही 200 जाके कर दे तो हाँ, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, बट दिस इज द एक्चुअल वन, क्योंकि अभी बहुत सारे EMAs हैं तो सब लोग अलग अलग डेटा दिखाते हैं, बट दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर शोज द द करेक्ट वन और बहुत सटीक रहता है, तो इसलिए मैंने इसको बोला है। तो ये आप कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे इजीली मिल जाता है ये वाला। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि जब भी ये पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक 200 EMA पे आता है, दिस इज द बाइंग लेवल, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है हमारी। ये 2020 के बाद के डेटा पे हमें लेकिन ट्रेड करना है। अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो डेटा तो 2020 के पहले जो भी चार्ट्स हैं उस पे नहीं इंप्लीमेंट करना है। 2020 के बाद जो रैली है, ऑफ कोर्स उस बात को 4 साल हो गए तो बहुत डेटा मिल जाएगा। तो आप जो भी स्टॉक्स को इस पे बैक टेस्ट कर सकते हो कि जैसे ये 200 EMA पे आया, यहाँ पे मेरी बाइंग होती है। इसके नीचे अगर गया तो ऑफ कोर्स मैं अगर लार्ज कैप स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं होल्ड करूंगा उसको। लेकिन अगर मैंने मिड कैप कोई अपॉर्चुनिटी देखी 200 EMA पे वो आया हुआ है, तो मैं उसका लगभग 3 से 4% का स्टॉप लॉस लूंगा और फिर मैं 1:3 से 1:4 इस पे प्लान करता हूँ, बिकॉज यहाँ से जो रिवर्सल मिलता है वो भी एक बहुत यूनिक होता है। तो सिंपल ये 2 चीज़ें हैं जिसपे मैं काम करता हूँ। तो ये 200 EMA वाली स्ट्रैटेजी का हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस अगर मैं इसमें एक्चुअल बताऊँ,
और एंट्री एग्जैक्ट वो जब पॉइंट वो लाइन को टच करे तब कर देनी है एंट्री? मैं 1 मिनट बता रहा हूँ आपको। हम्म। देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये 200 EMA को फर्स्ट वाले इसने यहाँ पे टच किया, ठीक है। जो कैंडल हमारा पहला क्लोजिंग दे, जो कैंडल सबसे पहले टच कर रही है यहाँ पे 200 EMA को, तो हमने क्या देखा, दिस इज द रेड कैंडल जो यहाँ पे टच करी, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, हाई इसका मार्क कर लेंगे। इसका हाई हमने मार्क किया। नाउ वी आल्सो यूज ATR टू यूज द टू पुट द स्टॉप लॉस। ATR, दिस इज एवरेज ट्रू रेंज, और ये इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब नीचे हमारे कुछ वैल्यूज यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे, किसी का 172 प्राइस है, कुछ सबके स्टॉक पे इंडेक्स पे अलग अलग प्राइस दिखता है। तो जो हमारी कैंडल ने इस पे सबसे पहले टच किया हुआ था, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये पर्टिकुलर रेड कैंडल है जिसने 200 EMA को सबसे पहले क्लोजिंग कर दी थी, या फिर विक भी टच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका हाई, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, और इसके जस्ट एग्जैक्ट नीचे हम यहाँ पे आते हैं जब, तो राइट साइड में हम देखेंगे यहाँ पे हमें वैल्यू दिखती है, दैट इज अराउंड 176। 176 के आसपास की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, कैंडल का जो लो है उसको माइनस कर देंगे 176 से, तो दैट इज आर गोइंग टू बी आर स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस कैंडल तो ऑफ कोर्स ऊपर ही रहेगी। एक सेकंड मैं कंफ्यूज हुआ, मेरे को 176 किस में से माइनस करना है? कैंडल के लो का जो प्राइस है। अच्छा, कैंडल का जो लो है उससे, उसकी क्लोजिंग का लो, हाँ, उससे माइनस 176। राइट। जैसे यहाँ पे कैंडल का लो कितना है, कैंडल का लो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 3148, इससे हम 176 माइनस कर देंगे, 2900 780 के आसपास कुछ आएगा, दैट इज गोइंग टू बी आर, यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस आएगा, तो वो हमें स्टॉप लॉस, हाँ वो हमें स्टॉप लॉस रखना है। ओके, इसमें ATR यूज करना है, और जिसके पहले बताया बुलिश पेनेंट, उसमें नहीं करना है ATR। हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं ATR क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ATR का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज, ठीक है। ये पर्टिकुलर हर एक स्टॉक पे आपको अलग अलग प्राइसेस दिखेगा। अगर आप बजाज ऑटो ले रहे हो, रिलायंस ले रहे हो, ITC, सब पे आपको अलग अलग वैल्यूज दिखेंगी। तो जो भी उस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे जो उस पर्टिकुलर ATR की वैल्यू है, उसको हमें माइनस कर देना है कैंडल का लो का जो प्राइस है। उसी कैंडल का हाई एंट्री पॉइंट है, उसी कैंडल का लो माइनस 1 ATR की वैल्यू, दैट इज गोइंग टू बी आवर स्टॉप लॉस। और 1:2 1:3 मिनिमम हमें लेना ही है। टारगेट में किसी में भी टेक्निकल बेसिस पे डिसाइड नहीं करता हूँ, मैं ये रखता हूँ कि अब ऐसा, जैसे मैंने मेरे घर वालों से ही सीखा, जो रिस्क है उसके सामने डबल प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो कोई वो धंधा ही नहीं है। तो ये है, अगर मैं 100 रुपए अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो 200 मुझे मिलना ही चाहिए। मैं 100 रुपए के सामने 110 रुपए कमाने नहीं आया हूँ, मुझे 200-300 मिनिमम मिलना चाहिए। तो इस बेस पे मैं 1:2 3 लेता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि बोल रहा हूँ मैं कि एटीट्यूड से तू दे भाई, मुझे मिलता है इतना तो उस बेस पे मैंने बताया। तो इसमें मेरा एक सवाल है, जैसे अगर मेरा 1:3 अचीव हो गया, तो तब मुझे क्या करना चाहिए? या तो मैं मेरी पूरी क्वांटिटी बुक कर दूं, बट ऐसा भी होता है उसके बाद स्टॉक उससे भी ज्यादा बड़ी रैली दे देता है, तो मैं वो कैप्चर मेरा होना मिस हो जाता है, तो वो भी मिस आउट नहीं करना मुझे, तो तब मैं क्या कर सकता हूँ? पहले तो आप एक व्यू लेके चलो कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म या इन्वेस्टिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मैं टाइम पीरियड लूंगा मैक्सिमम 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के पहले अगर आप पहले प्लान कर लो कि आप इसमें स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो कि इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है कि ट्रेड जब लॉस में जाता है तो एक इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर वो इन्वेस्टर बन के रह जाता है जब तक वो रिकवर नहीं होता। तो पहले आप अपना माइंड सेट डिसाइड कर लो कि आप स्विंग ट्रेडिंग ही कर रहे हो, ठीक है, ये हो गया। और आपको अगर बिल्कुल बिगनर हो आपने स्ट्रेटजी पहली बार देखी है, तो आप जैसे ही 1:1 भी अचीव होता है ना, 50% क्वांटिटीज बुक कर दो। अच्छा, हाँ, और जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके एंट्री पॉइंट पे रख दो। आपका 50% का प्रॉफिट तो आ ही गया, अगर वो नीचे जाएगा भी तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, मतलब कुछ ना कुछ पैसा आप घर लेके फिर भी जाओगे। और अगर थोड़ा बहुत आप समझते हो, एक्सपीरियंस है आपको कि आप हैंडल कर सकते हो वॉलेटिलिटी को, तो आप 1:2 मिनिमम लो और 1:2 पे सेम चीज़ करो, 50% क्वांटिटी बुक, एंट्री पॉइंट को स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे रख दो जाके, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप हर बार लेके जा रहे हो, आप मिस नहीं करोगे। मैं करता हूँ 1:2 पे, मैं 1:3 पे फुल बुक कर देता हूँ, फुल बुक कर देता हूँ, बिकॉज फिर मैं, अगर वो ऑलरेडी इतना मोमेंटम दे चुका है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो और देते ही जाएगा, नहीं तो करेक्शन तो फिर थोड़ा सा वो करेगा, तब तक मैं दूसरे स्टॉक पे चले जाता हूँ। ओके, तो आप रोटेट करते और कैपिटल एलोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 100 रुपीज़ है तो सिर्फ 10 रुपए डालना है एक ट्रेड में, अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा कैपिटल चाहिए होता है आपको। अच्छा, अगर आप परसेंटेज हिसाब से देखो, आप ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज काम करो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ पे 3% इज 3000, बट ऑन द कैपिटल ऑफ 1 CR 3% इज 3 लाख रुपीज़, तो इट इज़ द गेम ऑफ कैपिटल। तो आप कैपिटल अच्छा लगाओगे तो अच्छे रिटर्न्स आएंगे। बट एज आई सेड कि 7000 से स्टार्ट मैंने भी किया था, ऑफ कोर्स लक मिला मुझे फैक्टर कोविड का,
बट ऐसा नहीं है, बुल रन अभी भी आते हैं, अभी भी आप ऐसे स्टॉक्स चल ही रहा। ढूंढोगे जो 2x 3x भी होते हैं, तो आपको True. सीखना पड़ेगा, तो वो लक आपका भी बन जाएगा। तो इसमें मैं भी एक स्टॉक है जो ट्रैक कर रहा हूँ थोड़ा, हम्म, अडानी पोर्ट्स करके है, हम्म। तो वो आप देख सकते हो कि उसमें या मतलब ऐसे एंट्री हाँ, कर हाँ। ली है, बट क्या वो कब तो तक मैं अभी प्लान कर बहुत सकता ज्यादा ऊपर होगा 200 EMA के, हूँ? हाँ, जो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं उनमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जब वो ओके, करेक्ट करने आएगा तब अपॉर्चुनिटी करेक्ट करना मिलेगी, आएगा तब। आएगी तब मिलेगी तो जैसे अभी अपॉर्चुनिटी। इलेक्शन की वजह से आएगा, वो काफी नीचे आया था। वापस एक बार सर्च करते हैं अडानी पोर्ट्स। अभी यहाँ पे देखो, ATR को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये यहाँ पे था, बट ये न्यूज़ बेस्ड है, हाँ, ये न्यूज़ हिडेनबर्ग की रिपोर्ट थी, तब ये फॉल किया था 2023 में, तो फिर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, हमें ऐसे स्टॉक्स लेना है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक कोई भी अडानी स्टॉक पे ट्रेड नहीं किया है, अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड है, और मुझे इतना, मैं ऑफ कोर्स मिड कैप पे ज़्यादा प्रेफर कर लूँगा, बट मैं अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो भी मेरा व्यू है तो उसके बेसिस पे कर लूँगा। लेकिन टेक्निकल बेसिस पे मैं अडानी स्टॉक्स हो गए और पेनी स्टॉक्स, ट्राइडेंट, सुजलॉन, यस बैंक काइंड ऑफ अ थिंग, तो उन पे मैं ट्रेड नहीं, उन पे स्ट्रेटजीज बिल्कुल काम नहीं करेगी, इसलिए मैंने बोला निफ्टी 100, निफ्टी 200 स्टॉक्स लो, ओके, जो ब्लू चिप हैं, जो सस्टेनेबल बिजनेस वाले हैं, जो इवन इन द करेक्शन 5-10% मुश्किल से वो लोग करेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि अब रिसेंटली अडानी तो 25% एक दिन में फॉल हुआ, ऐसे हाँ, स्टॉक्स पे स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। मैं तो तभी घुसा उसमें। नो, बेस्ट पॉइंट था वो। मैं बोला बस यही टाइम है। ये वाला पॉइंट ना, हाँ, ये हाँ, 25% मैं ट्रैक करा था, एंटरप्राइज 23% तक फॉल हुआ था। हाँ, हाँ, तो बट आप इसमें घुसे ही नहीं, एंटर ही नहीं मैं करते। लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, तो मेरे फीड में भर गया था अडानी अडानी अडानी, हाँ, तो मैं, और PSU स्टॉक्स, तो PSU पे तो मेरा अभी भी मैंने कोर्स में रिकॉर्ड किया है आप लोग के साथ जो, अच्छा, तो उसमें मैंने होल्डिंग्स लाइव दिखा दी है, मैंने आपकी होल्डिंग्स जो लाइव दिखा दी। सब लाइव दिखाया मैंने, PNL भी, जो मेरा एक अकाउंट मैंने दिखा दिया है जो मैं पब्लिकली दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा, मैंने ऐसा बोला कि टांग खींचने वाले हमारे इधर थोड़ा सा अलग बात होती है, तो जो मैं पब्लिकली यूट्यूब पे शो करते आ रहा हूँ वो मैं हमेशा दिखा देता हूँ, ओके, तो वो अकाउंट मैंने ओपन पोजीशंस करके भी दिखा दिया, और मैंने ट्रेड्स भी दिखाए मेरे जनवरी से लेके अभी तक के, उसमें एक भी अडानी का ट्रेड नहीं था। अच्छा, हाँ, तो इस साल के आपने सारे ट्रेड्स उस कोर्स में शेयर किए हैं, और हाँ, मैंने उसमें शेयर किया, स्ट्रैटेजी जो है वो इससे वो काफी अलग है और जी काफी जी, इन डेप्थ है। इन डेप्थ है पूरा, मैंने एग्जांपल्स देके भी बताया कि ये स्टॉक मैंने लिया हुआ था, तो वो इन डेप्थ है, वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से सीखने मिलेगा। जब आप वो कोर्स एनरोल करोगे, तो अभी तो मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब आप जाके क्या करोगे, कल ट्रेड ले लोगे, आपको अभी भी नहीं पता कि मैं क्वांटिटीज कितनी लूँ, स्टॉप लॉस वगैरह, कंफ्यूज कहीं ना कहीं हो जाओगे, वो हाँ, 3 दिन ऊपर नहीं जाएगा, तो आप बोलोगे बकवास है, कुछ नहीं आता इसको, लेकिन वो बैक टेस्ट करने पे डेटा, तभी रिजल्ट समझ में आएंगे वो। तो सही है। और उसमें आपने अपना जो जनवरी से मतलब इस साल के सारे ट्रेड्स दिखा दिए मैंने लगभग। 4-6 महीने के दिखा दिए, इतने में इस तो एक साल आइडिया मिल गया लोगों को, इतने जी। में मिल जाएगा 4-6 महीने में कि कितना हम्म, मैं परसेंटेज ऑफ बुक कर रहा हूँ, कितना क्या मैं टारगेट कर रहा हूँ, अभी प्लान कर रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म का उसमें कुछ भी नहीं था, स्विंग ट्रेडिंग का ही था, 5 to 10% वाला, जो मैं, मेरा मंथली टारगेट रहता है कि मैं 5% कैसे भी निकाल के आऊँ स्टॉक मार्केट से ऑन दिस पर्टिकुलर अकाउंट जो मैंने शो किया है, तो उस पर मैं निकालता हूँ 8% ऑन एन एवरेज, अभी हर महीने का चल रहा है उस पर, तो वो अच्छा, मेरा टारगेट रहता है। 8% हर हो महीने? जाता है, स्विंग ट्रेडिंग में हो जाता है, कैपिटल एलोकेशन भी है ना, मतलब अगर मैं बजाज ऑटो में, मेरा यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे नीचे भी आता तो मेरा सिर्फ उस पर 10% डला है, मेरा 90% अभी भी फ्री है, हाँ, तो मेरा वो भी इसमें एक 10% और ब्लॉक हो गया ना। सवाल मैं हाँ, जो रह गया था मेरा, हम्म, कि जैसे अभी मेरे पास अगर लाख रुपए हैं, हम्म, तो मैं जैसे बजाज ऑटो में ट्रेड ले रहा हूँ, आपने बोला उसमें 10% ही डालो, हाँ, हाँ, तो बाकी 90 मैं बाकी स्टॉक्स में एलोकेट कर दूं, और कितना मैं कैश मेरे पास फ्री रखूं कि जब मेरे को वापस अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं डाल पाऊं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं जैसे, अगर मुझे 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये मुझे किसी एक स्टॉक में डालने हैं, मैं 25,000 रुपये फर्स्ट डे पे डाल दूंगा, सिर्फ 25, ठीक है, बाकी 75 मेरे पास फ्री है। वहां से अगर स्टॉक साइडवेज में चल रहा है या फिर थोड़ा करेक्ट हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि ब्रेकआउट पे, कई लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते हैं, काफी लोग रीटेस्ट का वेट करते हैं, तो मैं दोनों पे ले लेता हूँ कि ब्रेकआउट पे भी 25,000 मैंने डाल अच्छा। दिया, रीटेस्ट हो आया तो 25,000 और डाल दिया या 50 डाल दिया, अगर वो शूट अप कर गया तो मैं छोड़ देता हूँ उतने ही कैपिटल पे जो प्रॉफिट आ गया, अगर वहां से और करेक्ट करता है या साइडवेज में चलता है तो फिर मैं और पैसे डालता हूँ, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं FIS की DIs की पोजीशन बनती है, मार्केट जितना ज्यादा स्ट्रेच करेगा जैसा हम बोलते हैं, उतना ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा,
तो ये चीज़ हो जाती है कि जब भी अगर ब्रेकआउट स्टॉक्स वॉल्यूम्स अच्छी है और जितना ज़्यादा वो साइडवेज में चल रहा है वो उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पैसा डालो। लोग क्या करते हैं, जब वो ब्रेकआउट दे गया 10% का एक दिन पे ब्रेकआउट आ गया फिर पैसा डालते हैं, जैसा 3 जून को हुआ। लोगों ने ऑल टाइम हाई पे डाला और 4 जून को सेल किया, टॉप पे बाय करके बॉटम पे। बट इसी से मेरे को एक इंटरेस्टिंग डेटा याद आया, हम्म। क्योंकि मैं अभी एक इंटरेस्टिंग डेटा पढ़ रहा था। तो ये जो अभी 3 और 4 को हुआ, हाँ, 3 को हाँ। मार्केट 3-3.5% रैली किया बिल्कुल। और फोर्थ को 8% तक नीचे गया था, 6 पे क्लोज किया उसने। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि जो रिटेलर्स है, पब्लिक है, उनने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है, पैसा डाला है। उन सब ने 3 तारीख को बेचा है हाँ, और 4 तारीख को पैसा डाला है। ज्यादातर लोगों ने। और FIIs और म्यूचुअल फंड ने दोनों ने उल्टा किया और इवन DIIs ने भी उल्टा ही किया। तो यहाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या हमारा मार्केट धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, कह सकते हैं ना, कि रिटेलर्स उनसे भी ज्यादा स्मार्ट डिसीजन लिया है इसमें, कह सकते हैं, या उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता थी भाई हमने किसको वोट डाला है। हम वो भी अभी थ्योरेटिकल जो नॉलेज है ना उस पे हम अभी भी बिलीव करते हैं। हम जो हमारे एंशिएंट की चीजें होती है, तो जो हमें पास्ट में जो बिग शार्क्स वगैरह अच्छे इन्वेस्टर्स बोल के गए हैं कि जितना भी करेक्शन मिले तो वो अपॉर्चुनिटी है और कुछ नहीं है। इवन जो हमारे कम्युनिटी पे हैं, यूट्यूब पे वगैरह पे हैं, तो मैंने उस दिन एक पीटर लिंच का एक रील अपलोड किया था मैंने। उसमें उनका ये था, बहुत पुरानी रील है ऑफ कोर्स वो, तो उस पे ये था कि जब भी करेक्शन मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो वहाँ पे खरीदना है, बेचना नहीं है। तो मैंने उस दिन इसलिए अपलोड किया क्योंकि मैं सबको तो अब अलग से नहीं बोलूंगा कि भाई ले ले, लेकिन वो रील देख के काफ़ी लोग समझ गए कि जब भी मार्केट करेक्ट कर रहा है, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बाय, नॉट टू सेल। तो ये चीज़ हुई। वहाँ पे काफ़ी लोग निकले भी जो अनमैच्योर या फिर बहुत न्यू थे स्टॉक मार्केट में। ऐसा नहीं कि सबने पैसा कमाया। हाँ, मैं ओवरऑल व्यू से बता रहा ओवरऑल तो काफ़ी स्मार्ट हो रहे हैं रिटेलर्स, कह सकते हैं हम, कि क्योंकि कोविड जिसने मिस किया, अब जैसे अब हम कोविड का चार्ट अगर देखेंगे, क्योंकि अब हम कोविड के जो चार्ट्स देखते हैं ना, तो लोगों को पता है कि अगर इतना ह्यूज सेल ऑफ आ रहा है ना, तो उससे 3-4 गुनी रैली आनी है। तो लोग उस दिन समझ गए कि प्रॉफिट मिल रहा है, ले लो, और अगले दिन अगर डिप आया है तो उस डिप पे बाय करने का टाइम है। मुझे खुद इतने सारे लोग के कॉल्स, स्क्रीनशॉट्स आते हैं। मैं खुद अभी मैंने क्या किया था, 3 को मैं बैठा था, मैंने प्रॉफिट्स बुक नहीं किए थे, 4 को मेरे वो लॉस में कन्वर्ट हो गए थे। मैंने और एवरेजिंग की, क्योंकि मेरे पास 1 लाख का मैंने 25-50 डाला था, बाकी 25-50 बाकी था। तो ये चीज़ आती है, अगर मैं एक टाइम पे डाल देता तो फिर मैं वेट करता कि अभी आएगा प्रॉफिट में आएगा। तो ये चीज़ हो जाती है कि कैपिटल एलोकेशन और वो डिप पे बाय करने वाली बात। ये कैपिटल एलोकेशन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि जो कैश है वो आपको अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने में बहुत हेल्प करता है बेसिकली। तो जैसे अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो मैं 9 स्टॉक्स के लिए प्लान कर लूं और 1 लाख रुपए सेफ रखूं, या 8 स्टॉक्स पे प्लान करूं और 2 लाख का कैपिटल सेफ? बिल्कुल रखो। देखो, पहली बात तो कि 8-10 अपॉर्चुनिटी अगर आप एक टाइम पे ट्रेड कर रहे हो तो हाँ, तो थोड़ा सा कि आप ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होगा। और स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो हमें एक्टिव स्विंग ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आपने ले लिया स्टॉक और कल उसका रिजल्ट आने वाला है, तो कैसा रिएक्ट करेगा मार्केट, नोबडी नोज। क्योंकि टाटा मोटर्स के रिसेंटली रिजल्ट्स अच्छे आए, फिर भी स्टॉक अगले दिन 10% नीचे था। ठीक है, तो आप ऐसा उस टाइम पे ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जब आप एंट्री बना रहे हो, आसपास कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है, कोई इलेक्शन तो नहीं है, कोई फेड की मीटिंग तो नहीं है, कोई RBI की पॉलिसी तो नहीं है, या कोई उसके रिजल्ट्स तो नहीं है, तो वो भी देखना पड़ेगा। नहीं तो मार्केट्स ऐसा रिएक्ट करेंगे कि शायद हमारे फेवर में गए तो हम बहुत खुश होंगे, अगर फेवर में नहीं गए तो 10% भी लार्ज कैप स्टॉक्स एक दिन में गिरते हैं, ये हमें पता है। तो वो चीज़ भी मेंटेन करना ज़रूरी है। और उस टाइम पे काम आता है आपका फ्री फंड, कि वो अगर नीचे ऊपर गया है बहुत अच्छी बात है, आपने थोड़ा सा ही प्रॉफिट मिस किया है, लेकिन नीचे आया है तो वो अपॉर्चुनिटी है, वो जो 10-20% बचा था वो डाल दो फिर। ये रहता है। काफी इंटरेस्टिंग थी सर स्ट्रैटेजी तो, और काफी इजी टू इम्प्लीमेंट भी है, बहुत ज्यादा। जिसको मतलब वीकली कैंडल्स ही देखनी है, ऐसा भी नहीं कि डेली बैठना है। ना आपने सपोर्ट ड्रॉ किया, ना रेजिस्टेंस, ना कैंडल स्टिक पढ़ा, ना हाई ना लो, ना सप्लाई डिमांड, ना बॉटम, जो सब सिर्फ आपने EMA इम्प्लीमेंट किया। बाकी पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ 200 EMA को लगा के ट्रेड करने चले गए। अब आप ये ट्राइडेंट पे इम्प्लीमेंट करोगे तो कुछ नहीं होगा वहाँ पे। मेरे को एक बात जाननी थी कि आज के टाइम में कोर्सेज अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड है तो बहुत लोग रिफ्रेन करते हैं, बहुत लोग भाग जाते हैं कि यार ट्रेडिंग का कोर्स है भाई, माफ करो नहीं करना। क्योंकि मतलब पढ़ाई तो अभी भी कर रहे हैं लोग, कोचिंग अभी भी जा रहे हैं, और बाकी जो एग्जाम्स है अगर आप उनकी बात करो तो वहां पे भी यही रेशियो है। मतलब 95% लोग नहीं आ पा रहे उसमें। लाइक IIT ले लो, UPSC ले लो, IAS हो गया, और ट्रेडिंग का फिर भी चलो बेटर है उनकी एग्जाम्स के रेशियो से, बट उनकी कोचिंग लोग लेने का तैयार है, उधर पढ़ने को तैयार है। बट इधर जैसे ही आप कोर्स या पढ़ने की बात करोगे, बोले ट्रेडिंग नहीं भाई करना। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे, साइकोलॉजी क्यों ऐसी खराब हो गई है? वो कहीं ना कहीं एकदम से डिसीजन नहीं है, वो हमारी फैमिली से हम सीखते आ रहे हैं।
आज भी अगर अगर मैं प्रिपरेशन करता, अगर किसी भी एग्जाम की स्टूडेंट होता, तो मैं 10,000 रुपये मांगता पापा से या किसी से भी कि मुझे ट्रेडिंग कोर्स लेना है, तो कोई नहीं देगा। मैं ओके। बोलूंगा कि मुझे किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 1 लाख भी चाहिए तो वो 1 लाख दे देंगे। और ये मेंटेलिटी है हमारे जो पेरेंट्स की चलती आ रही है, वो भी सेफ है, वो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लाइक उन्होंने भी जो चीज़ देखी है वही है। और वही मेंटेलिटी हमारी भी है कि अगर कुछ हमें स्किल्स डेवलप करनी है, कुछ कोई भी कोडिंग या जो भी है, सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, तो हम उसमें 10,000 में भी सोचेंगे यार क्या करना। और अगर वही कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन है, कोई कोर्स है, तो वो हम फट से ले लेते हैं। तो वो मेंटेलिटी मतलब ट्रेडिंग को अभी भी लोग सीरियस प्रोफेशन की तरह नहीं कंसिडर लेते, नहीं कर नहीं रहे हैं। करते हैं। इवन हमारी ऑफलाइन क्लास जैसा मैंने ओपन किया है, तो उधर क्या रिस्पॉन्स है लेकिन? उसका मैं बताया था ना, 10,000 20,000 दे दो, 1 लाख 1,000 रुपये दिन का आप हमें दे दो। अच्छा, हमारे तो इधर ये क्या, कोचिंग में जो बच्चे आते हैं वो ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा बोलते हैं। इस वजह से क्या है कि हम सबको ही ऑलमोस्ट मना कर पाते हैं। 2-3 लोग हफ्ते में ऐसे आते हैं जो एक्चुअल में दे वांट टू लर्न। बाकी और एज से भी मैच्योरिटी नहीं आती है, दैट आई वांटेड टू से, थोड़ा बुरा मत मानना, बट इवन 50 प्लस एज के लोग आते हैं, 40 प्लस, दे आर मेकिंग 20-30 के। जबलपुर में यही रेशियो है, 15 के इज लाइक एवरेज अमाउंट मंथली। तो वो लोग मंथली वेट करते हैं एक सैलरी के लिए कि इतना अमाउंट आ जाए, ठीक है। लेकिन मैं अगर उनको बोलता हूँ कि आप मंथली 3% टारगेट, मैं उनको 3% बोलता हूँ कि आप पहले थोड़ा सा 2-3% गेन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दे आर लाइक कि इतना तो ऑप्शंस में मैं एक दिन में कमाऊंगा, तो ऐसा क्यों आए हो यहाँ पे, तो वो बोलते हैं नहीं बन रहा है वहाँ पे। तो मैं वही बोलता हूँ कि आपको पता है, मतलब आप 15,000 की 30 सैलरी? दिन काम कर रहे हो, हाँ। 15,000 के लिए एक दिन आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में भी आपको एक दिन इकट्ठा मिल रहा है तो वो नहीं चाहिए, इसमें डेली चाहिए आपको। तो और वो, और मैं पूछता हूँ कितना टाइम हो गया आपको, 2011 से हूँ, 2014 से हूँ। तो वो बोलते हैं कि आप लोग का अच्छा है, किस्मत अच्छी थी। हमने कहा सर किस्मत अच्छी नहीं थी, बस शायद ऐसा है कि अब आप लोग ने वो मेंटेलिटी बना ली है कि कोई आपसे छोटी एज का आपसे कोई एडवाइस देगा तो आप उसको ही एडवाइस देके चले जाओगे। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर कुछ अब जो नई चीज़ें आ रही हैं, जनरेशन इज़ गेटिंग स्मार्टर, और हमसे जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो हमसे भी स्मार्ट है। तो हम ये नहीं, कोई छोटा एज में अगर मैं बोलूँगा तो वो बोलेंगे आप पढ़ाओ बस हमें, बाकी हमें क्या करना है हम देख लेंगे। तो ऐसा है कि मैं आपको पढ़ा दूँगा जो मेरा नॉलेज है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं हर हर दिन 1,000 रुपये आपका निकलवा दूँगा। तो ये चीज़ हो रही है कि पीपल वांट टू डबल देयर मनी। कुछ तो ऐसे भी आते हैं कि हमें बस दिन का, वो जो मैंने बोला कि हम अपनी हाँ। जॉब ही क्विट कर देंगे। अच्छा, मतलब जॉब भी क्विट 25 कर दी? साल से जिस आप प्रोफेशन में हो, आप 1 महीने में उस प्रोफेशन को सोच रहे हो छोड़ दोगे। आप मतलब 25 साल में आप 10,000 की सैलरी से 50,000 पे आए हो, है ना? और आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 महीने में ही मेरा 50,000 आ जाएगा। तो 25 साल के सामने और कहाँ 1 महीना? तो लोग यहाँ हाँ। पे 1 साल भी नहीं देना चाहते हैं। तो वो 1-2 साल तो मिनिमम लगता ही है, कोई कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी कितना भी ना सीख ले। वो मतलब माइंडसेट तो आपको खुद बिल्ड करना एक्सपेक्टेशन भी पड़ेगा। गलत है, अवेयरनेस भी गलत है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ही हमने खुद ये डामाडोल। गलती की है, हम किसी को क्या जज करेंगे? हम्म। हम भी वही था जब 3-4 लाख बन गया, तो अब तो 1 करोड़ में तो 1 साल में ही बनेगा। फिर कैलकुलेशन हो जाती है ना कि 1 लाख को हाँ, हाँ। 5% एक दिन में बन गया, मतलब महीने का लगभग 15-20%। अगर मैं स्विंग करूँ, जैसे अगर हाँ। मैं ऑप्शंस वाला कोई 5% दिन का कमा रहा है, ठीक हम्म। है? और 20 ट्रेडिंग डेज़ हैं, तो बोलेगा 1 महीने में कैपिटल डबल। हाँ। भाई ये तो हो गया कंपाउंडिंग, फिर तो ये तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, वो टाइम लगता है, वो लोग करते भी हैं। पीपल आर मेकिंग सीआर डेली ऑन डेली बेसिस, बट उसके लिए कहीं न कहीं उनका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, तभी जाके कहीं न कहीं वो बना पा रहे हैं। काफी मजा आया सर मुझे भी इस अच्छा लगा। पॉडकास्ट में। आई गेस लोगों को भी बहुत मजा आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुआ तो आपके कोर्स में भी लोग सीखेंगे बहुत कुछ। बिल्कुल, सीखना ज़रूरी है। देखो कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर एक छोटा भाई समझ के मेरी एडवाइस छोटी-सी ले लेना, कोई 2-4 हज़ार रुपए, कोई भी एक ऐसा आपको स्किल सीखने के लिए थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना पड़े ना, कर दो। आप आपका नॉर्मल यूपीआई खोल के देख लेना, कितना उसमें खर्चा है, और उसमें कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आप थोड़ा-सा साइड में कर सकते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है हर हफ्ते आप नॉर्मल कुछ आप थोड़ा बहुत फंड बचा सकते हो। आप एक स्टूडेंट भी हो ना, तो थोड़ा-थोड़ा फंड इकट्ठा करके आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने खुद इतने सारे फॉर्म्स भरे ना गवर्नमेंट जॉब के, हर महीने हम 2-3 फॉर्म भरते थे, 2-3 हज़ार रुपए हमारे हर महीने जाते थे। हम ये सोचते हाँ। हैं काश उस टाइम पे वो एसआईपी कर लेते। तो हम्म। आप जब इतने फॉर्म के लिए पैसा लगा सकते हो, तो थोड़ा बहुत कोर्सेज़ के लिए ज़रूरी है सीखना। वेबिनार्स पे जाओ, लोगों से मिलो, कोई करा रहा है वेबिनार, सिखा रहा है, तो वो नॉलेज, मेरा 4 साल का नॉलेज मैंने आपको 2 घंटे में दिया है। अब हम्म। आप 4 साल ना दो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी दूसरे की गलती सीखना थोड़ा-सा सस्ता रहता है, चीप पड़ता है। हाँ। तो वही वाली बात है। आप ट्रेडिंग में 10-20 हज़ार एक दिन में गँवा लोगे, लेकिन ₹500 का क्या ही लेना, मैं खुद हाँ। सीख लूँगा। तो वो
एटीट्यूड थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा। सही बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, काफी मुझे मजा भी आया। अच्छा लगा।